सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट है सर आपका। हाँ, गुड इवनिंग है सर। हाँ, बोलिए। सर आज भी मैं शुरू करूँगा। तो सर सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से धमकी दी है कि अगर वो रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो वो टैरिफ में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा सर जो भारत का न्यूज़ है उसमें सर इंदौर में जो स्वास्थ्य की समस्या हुई है गंदे जल पीने के कारण, उसको महामारी घोषित कर दिया गया है। और सर बिहार से रिलेटेड जो न्यूज है सर उसमें जस्टिस संगम साहू हमारे 47वें चीफ जस्टिस के रूप में कल शपथ लेंगे। और इसके अलावा खेल से रिलेटेड समाचार में बिहार ने प्लेट ग्रुप में मणिपुर को हराकर इलाइट ग्रुप में विजय हजारे ट्रॉफी में क्वालिफाई किया है। ओके। और कोई? गुड यस। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग चंदन। जी सर। सर इंटरनेशनल न्यूज़ में डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दिया है कि डेनमार्क में वो अटैक कर सकते हैं, कि डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है वो उनके लिए एक स्ट्रेटजिक एरिया है। दूसरा सर एक बिहार संबंधी न्यूज़ था कि जो 7 निश्चय 3 के तहत है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, उसके अंदर 20 नई औद्योगिक इकाई खोली जाएगी, जैसे कि आईटी सेक्टर में फार्मा इंडस्ट्रीज। सर तीसरा सर एक गिग वर्कर से रिलेटेड एडिटोरियल था। बोला गया है कि अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो लोग, तो उनका जो लेबर कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कैसे उनके लिए फायदा किया जा सकता है। हम्म। ठीक है। और कोई ठीक है ऐड सर। करेंगे? हेलो सर। हाँ, निवेदिता। गुड इवनिंग। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हुई है। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। एक नेशनल न्यूज़ सर ये है कि गांधीनगर में भी वाटर कंटेमिनेशन वाला इशू फिर से मतलब अराइज हुआ है, जस्ट लाइक इंदौर। और फिर एक बिहार रिलेटेड न्यूज़ है कि सर यहाँ पर शीतलहर जो है उसकी स्थिति बने रहेगी 2-3 दिन तक, इसका एक आईएमडी से जारी हुआ है। और सर एक खेल रिलेटेड ये है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया में T20 नहीं खेलने आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया। थैंक यू सर। वेलकम। गुड और इवनिंग कोई? सर। हाँ। प्रियेश। हाँ, प्रियेश बोलिए। हाँ सर, ये इंटरनेशनल न्यूज में सर, ये भारतीय उच्चायुक्त द्वारा ईरान ईरान से रिलेटेड एडवाइजरी जारी किया गया है कि मतलब बिना जरूरत के यात्रा से ईरान में बचें। ये इंटरनेशनल हो गया। और ठीक है। सर नेशनल में सर ये जो दिल्ली दंगा केस में सर उमर उमर खालिद और एक और क्या नाम है, उनको अभी जमानत नहीं मिली है। गुड। और सर बिहार स्पेशल न्यूज में सर बिहार स्पेशल न्यूज भूल पा रहा हूँ। और सर ये खेल खेल न्यूज में बांग्लादेश द्वारा अपने देश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पे भी रोक लगा दी गई है। हाँ, बिल्कुल। आपने आज का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा। और कोई ऐड करना चाहेंगे? यस सर। हाँ, सर सोनू। रीजनल न्यूज से शुरू करना चाहूंगा। पटना नगर निगम ने एक नगर शत्रु इनिशिएटिव चालू किया है। जो पब्लिक प्लेस पे स्पीटिंग या यूरिनेशन करते हैं उनका चेहरा दिखाया जाएगा पब्लिक प्लेस पे। दूसरा सर नेशनल न्यूज में वेदर फोरकास्टिंग को लेकर आने वाले समय में कोहरे संबंधित जानकारी दी गई है, जो अभी 3-4 दिन और रहेगी। और सर इंटरनेशनल में प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा लेटिन अमेरिका को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेने के लिए थ्रेटन किया जा रहा है। और दूसरा जर्मन चांसलर आ रहे हैं भारत 13 जनवरी। गुड। थैंक यू सर। ठीक है। और एक दो लोग अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। आप लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं ना, जो हेडलाइन भेजते हैं? जी सर। ओके। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर इंटरनेशनल न्यूज में है कि अमेरिका
अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ का और प्रेशर दिया गया है। और सर बिहार में सर ये जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर एक दिवस आयोजन किया गया और उसका कुछ डाटा भी दिया गया था सर। वेरी गुड। हम्म। उसमें कुछ डाटे थे कि कितना हमारे वृक्षारोपण। ग्रामीण मंत्री कौन है बिहार के, जो उस पोस्टर में उनका नाम भी लिखा हुआ था? सर ये याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री श्रवण कुमार सर। गुड। हाँ, सरमन कुमार। और बताइए। अब नहीं याद। ओके, ठीक। और कोई ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, ये एशेज सीरीज जो अभी चल रहा है उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या अभी पॉइंट चल रहा है? 5 मैच का अगर हम लोग देखें तो पांचवा अभी चल रहा है। पहले 4 में क्या स्थिति रही है जिनका थ्री क्रिकेट वन हॉबी है? 3-1 का रहा है सर। ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीते और इंग्लैंड ने 1। हाँ, गुड। जिनकी भी क्रिकेट हॉबी है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, तो 3-1 होने के कारण ये जो लास्ट मैच है वो किसी के भी फेवर में जाए, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एशेज जीत चुका है। ठीक है। ओके, तो हम लोग अब क्वेश्चन जहाँ से पिछले क्लास में छोड़े थे वहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये डिजिटल नोमैड वीजा के बारे में आप लोग सुने हैं क्या? ये क्या होता है? यस सर। हाँ प्रियेश, बताइए। हेलो सर। हाँ निवेदिता, बताइए क्या होता है डिजिटल नोमैड वीजा? सर ये शायद ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर बढ़ रहा है, इसलिए मतलब उनके पास वर्क परमिट रहता है, वीजा, कि वो डिजिटली घर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं अगर वो अदर किसी कंट्री में भी मतलब उनका कंपनी हो, तो शायद ऐसा ही कुछ है वो डिजिटल नोमाड वाला। तो मतलब इसमें नोमैड क्या है? नोमैड सर वर्ड। ये वर्क रिमोटली का सर ये वीजा है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके आप रिमोटली अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। हाँ, राइट। तो कोई कंट्रीज जिनको जो कि फेवरेट डेस्टिनेशंस हो, जहाँ पे डिजिटल नोमैड्स जाना पसंद करते हैं? आयरलैंड, आइसलैंड वगैरह। ठीक है। सर स्पेन कहीं भी जा सकते हैं सर जहाँ हाँ, का क्लाइमेट मतलब बिल्कुल बिल्कुल जा तो कहीं भी सकते फ्लेवरेबल हैं। हो। एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसमें कि आयरलैंड बहुत फेवरेबल था वहां पे, तो इसीलिए मैंने उसको कोट किया। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। और ये डिजिटल नोमैड वीजा से भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स और सर्विस सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चंस सर आप लोग सका पास्ट में जाके सर देख पा रहे हैं क्या, या फिर मैं फिर से क्वेश्चन सेंड कर दूं? सर नकारात्मक तो ये हो सकता है सर कि सर वहाँ से परसेंटेज सर अगर जो एम्प्लॉय बाहर चला जाता है तो सर वो कंजम्पशन वहाँ पे करेगा, तो सर वहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो सर ये कहीं यहाँ के मतलब सर कंजम्पशन घट जाएगा यहाँ का। चंदन जी, आपके पास किसी और लोग कोई और लोग भी फोन यूज कर रहे हैं, उनका माइक बंद कर हाँ दीजिए हाँ क्योंकि ये बिल्कुल, फोन का आवाज इको हो रही है। ठीक है, अभी बेहतर है। सर पॉजिटिव में तो सोच सकते हैं सर कि रेमिटेंस आ सकता है और एक्सचेंज होगा, वहाँ जाके स्किल सीख सकते हैं जो भी नया टेक्नोलॉजीज है। हम्म। फिर नेगेटिव में ये है सर कि कह सकते हैं ब्रेन ड्रेन होगा हमारा। यही सोच पा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ये थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है कि दीवारों में लगने वाले डैम या सीलन से क्या नुकसान है और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? सोनू बताना चाहेंगे? ये सर इसमें सर स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो घट सकती है, पहला। दूसरा,
ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खराब लगेगा। और तीसरा सर, इससे सीलन और बढ़ सकती है और दूसरे सामानों में भी फैल सकती है, डैमेज कर सकती है। और सर इसके रोकथाम के लिए अ, पहला सर, इसमें वाटर जहाँ से लीकेज हो रहा होगा, या तो पाइप से या फिर नीचे से, उसका सोर्स पता करके उसको ब्लॉक करना। दूसरा, पेंटिंग, वाटर प्रूफिंग पेंटिंग करना, वाटर प्रूफ पेंटिंग सर। ओके। और कोई ऐड करना चाहते हैं अपने घर के अनुभव से, कैसे उन लोगों ने सीलन को रोका, या फिर? सर वेंटिलेशन सिस्टम भी कारगर हो सकता है ताकि नमी युक्त हवा एंट्री ना हो। ओके। और कोई? सर ठीक है। बैक साइड अगर संभव हो तो एक दीवार बना दिया जाए, और दूसरा उसे वाटर पेंट आता है, वाटर प्रूफ पेंट, वो करके। ओके ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जहाँ पे, मतलब ये समुद्र से रिलेटेड सवाल है, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे सरवाइव करते हैं, पर डीप ओशन यानी कि बीच समुद्र में कैसे बिना ऑक्सीजन के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं? वो कौन से मैकेनिज्म से अपना सिस्टम चलाते हैं, रेस्पिरेशन हो या फिर एनर्जी उन्हें डिराइव करना हो? सर वो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कहीं कहीं सल्फर का भी यूज करते हैं। गुड। सर केमोसिंथेसिस, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस सर, केमोसिंथेसिस। ओके, हाँ, केमोसिंथेसिस मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक। हाँ, जैसे कि सल्फर। हाँ, सल्फर। ओके। ये एलएचबी कोच क्या होता है रेलवेज में? अगर अभी नया एलएचबी कोच आया है, ये क्या होता है? कोई रेलवे में अगर है तो? सर पूरी तरीके से तो पता नहीं है, पर सर ये नई जर्मन टेक्नोलॉजी पे बनने वाली बॉगीज है जिसके सीट एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। जिसमें, सॉरी? सीट्स जो उनके होते हैं सर वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते जो। ओके ओके, ठीक और है। सर राकेश कुमार गुप्ता जी, आप कुछ जोड़ेंगे? राकेश जी ज्वाइन किए हुए हैं? जी सर, जी सर। हाँ, आप रेलवे में है ना? जी सर। हाँ, तो ये एलएचबी कोच के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, इसके जो कोचेस होते हैं ये हल्के होते हैं, सुरक्षित होते हैं पहले की अपेक्षा, और थोड़ा ज़्यादा आरामदायक होते हैं सर। और इनमें थोड़ा आधुनिक तकनीकों का मतलब आधुनिक सुविधाओं को ऐड किया गया है पहले की अपेक्षा। और इसके तुलना अगर आईसीएफ कोचों से किया जाए, जो पुराने कोचेस थे, तो वो ज़्यादा भारी होते थे सर। ओके, तो ये एलएचबी कोच अभी इंडिया में बनना शुरू हो गया है, या फिर इंपोर्ट होके आती है? सर पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन शायद बनते होंगे। बनती है सर, एक रायबरेली में, एक कपूरथला में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगर किन्हीं को डिफेंस में इंटरेस्ट हो या फिर ऐसे भी, पिनाका रॉकेट सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं? सर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो अभी हाल फिलहाल में इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिनकी क्षमता 120 किलोमीटर तक है। ओके, और विशेषताएं? ये मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन पे ये रैपिडली फायर करती है, तो कुछ उसका है क्या मेट्रिक कि इतने मिनट में इतना फायर हो जाएगा? सर ये 1 मिनट में सॉलिड, 12 रॉकेट करती है सर फायर। ओके। ये सर, और ये इनका फ्यूल सॉलिड होता है। सॉलिड फ्यूल का क्या एडवांटेज होता है लिक्विड फ्यूल के कंपैरिजन में? सॉलिड फ्यूल ज़्यादा एनर्जी कम टाइम में देते हैं। लिक्विड फ्यूल स्टोर करना इजी, स्टोरेज में इजी होता है, बट वो कांस्टेंट एनर्जी देते हैं। बट मिसाइल्स में इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। थ्रस्ट देते हैं सर, हाँ, अपना स्टार्टिंग थ्रस्ट। थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होगा, इंस्टेंट एनर्जी के जगह पे इंस्टेंट थ्रस्ट बोलिए। ठीक है। मतलब बिल्कुल रैपिड थ्रस्ट देने में सॉलिड सॉलिड अनकंट्रोल्ड तरीके से जलता है, तो इसीलिए वो फिर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है। ठीक है। ओके। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? सर कोई भी इकोनॉमिक्स। देश जब सर मैं बोल सकता हूँ,
हाँ सर बोलिए। सर कोई भी देश जब किसी दूसरे देश में अपने सामानों को रखते हैं स्टॉक करके तो उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। और एंटी डंपिंग के पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एंटी डंपिंग टैक्स बोलते हैं। ये जो स्थानीय व्यापार होते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे देशों के सामान होते हैं वो सस्ते होते हैं अपेक्षाकृत। और कोई बताना चाहेंगे? सर हाल फिलहाल में जी भारत सर ने सर, एंटी जब कोई और देश अपने देश में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को अपने देश के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उससे कम कॉस्ट में किसी और देश में बेचे तो फिर उस प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। हाँ, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि उस प्रोसेस को डंपिंग कहते हैं। और जब जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट डंप हो रहा है वो अगर उसके खिलाफ में ड्यूटी लगाती है तो उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। बहुत अच्छा। गुड। और साइंस एंड टेक से रिलेटेड अगर बोला जाए, अभी सोशल मीडिया हो या फिर डीप फेक्स हो, ये सारा बहुत चलन में बढ़ गया है। तो कौन से आईटी रूल्स हैं या फिर एक्ट है जिसके अंतर्गत हम सोशल मीडिया को या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर सकते हैं? सर सर आईटी आईटी एक्ट आईटी एक्ट 2000 2000 और एंड एक एक आईटी करके रूल्स बोलिए। 2023। आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2021। आईटी रूल्स 2021। हाँ ओके हंसराज। और और भी किसी तरीके से रेगुलेट हो सकता है या फिर यही दो हैं? सर अभी डिजिटल एक्ट की बात की जा रही है जहाँ पर एआई वगैरह को रेगुलेट किया जाएगा। अभी रिसेंटली सर आईटी मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी दी है कि जो एआई ग्रो के कारण जो महिला सेफ्टी पे इशू आ रहा है डिजिटल में, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस को मानने की बात की गई है। ओके, ये ग्रॉक का क्या इशू है, कोई शॉर्ट में बताना चाहेंगे? जी सर, ग्रोक सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसके माध्यम से जो डिजिटल मीडिया जैसे फोटो वीडियो उसको एडिट किया जाता है, जो कि सही नहीं है। वो एक सेफ हाइजीन डिजिटल प्लेस के लिए खासकर मतलब ये महिलाओं को टारगेट किया जाता है। बाकी जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनाई हो गया, उसके कंपैरिजन में ग्रॉक इतना ज़्यादा क्यों अभी चर्चा में आ गया कि अ, अश्विनी सर वैष्णव जी को भी बोलना पड़ा कि अ, सर, सर ये जो ग्रॉक ग्रोक है, जैसे सोशल मीडिया से एसोसिएटेड एआई प्लेटफॉर्म है एक्स से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन उस एक्स पर अपनी फोटो या फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो कोई अदर पर्सन कमेंट सेक्शन में जाकर ग्रोक को प्रॉम्प्ट्स देके उसमें एडिटिंग जो है वो कर सकता है। तो इसकी वजह से ज्यादा जो है इसका इशू है। चैट जीपीटी वगैरह पर्सनलाइज्ड है, मतलब आप पर्सनली उस पर फोटोज अपलोड करते हैं, तो इसलिए सर। ओके। और सर और अभी सर प्रधानमंत्री ग्रोक महोदय और राष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड भी कुछ हाँ दिख सर रहा है प्रियेश, थोड़ा ग्रोक इसमें। प्रियेश आप ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? निवेता एक सेकंड, प्रियेश क्या बोल रहे थे, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय? जी सर, ये बोल रहा था कि जो ग्रोक वाला मैटर अश्विनी वैष्णव ने उठाया था उसमें ये भी था कि प्रधानमंत्री महोदय का चित्र लगाकर राष्ट्रपति महोदया का चित्र लगाकर भी कुछ अश्लील ओके, कंटेंट तैयार किया गया था। आपत्तिजनक चीजें थी, ठीक ठीक। बिल्कुल। ग्रॉक का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जो उसका जो इनबिल्ट मैकेनिज्म या फिर इनबिल्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस रहते हैं, वो थोड़े लिबरल हैं। थोड़े मतलब क्या, काफी लिबरल हैं। तो इसीलिए कंपेयर टू दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे ज़्यादा आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट एआई बना देता था, तो इसीलिए वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। ठीक है। और बाकी जो अभी पहले बोले थे वो तो है ही। ठीक है, क्योंकि वो एक्स से रिलेटेड है। ठीक। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये पावर अथॉरिटी में क्या अंतर होता है? सर ऑथोरिटी सर। पावर सर पावर जब एक एक पावर सर, जब कोई गवर्नमेंट उसको एक्सरसाइज करती है, डिसीजन मेक करती है, तो उसको पावर कहते हैं वो। लेकिन सर जो उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, पीपल का कंसेंट मिल जाता है, तो उसको अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, और कोई अपनी भाषा में सर बोलना चाहेंगे? पावर दूसरे टू मेक अदर पीपल एक्ट फॉलो देयर डिसीजन, और ऑथोरिटी सर ये ऑफिशियल पोजीशन होता है जिसके थ्रू हम ये पावर यूज करते हैं। ठीक है। और कोई बोलना चाहेंगे?
लगभग सही बोल रहे हैं। पावर एक ऐसी व्यवस्था है अथॉरिटी सर जिसमें किसी हम पोजीशन पे रहने से पावर मिलता है, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। देखिए, अगर पावर और अथॉरिटी में निगेटिव कोनोटेशन किस वर्ड में है? पावर में। पावर पावर में सर। ओके, ठीक है। तो कभी अगर मतलब बोर्ड में कभी बातचीत के दौरान ये आती है कि आप पावर के लिए आ रहे हैं, तो फिर वहां पे आपको बोलना है नहीं सर। वहां पे मतलब आपको डिनाई करना है, ठीक है। और कारण फिर आप स्पष्ट कर सकते हैं, सेवा भाव है या फिर बाकी जो चीजें हैं उसमें, ठीक है। पावर जो होता है, अगर आप बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस या फिर इस तरीके से देखें, तो किसी दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना, इसको पावर कहा जाता है, ठीक है। और लेजिटिमेट पावर को अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफी लोग लगभग यही बोल रहे हैं, तो हम उसी को समराइज कर दिए। इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या फिर किसी घटना या किसी मुद्दे से कोई व्यक्ति प्रभावित होकर अपना निर्णय लेता है, खुद का डिसीजन नहीं लेता है स्वतंत्र रूप से, तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। और ये ये प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें कि डीएम सर जो हैं वो इन्फ्लुएंस किए हैं, या फिर ये काम जो है वो इन्फ्लुएंस करके किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? सर वो अपने सर इसका रूल ऑफ अर्थ रेगुलेशन। हाँ, हाँ, बोलिए। सर बोलिए। इसका अर्थ होता है कि तथ्यों से इतर किसी वस्तु स्थिति और स्थान के दबाव में आके कोई निर्णय लिया गया है। तथ्यों को कम आंक के और प्रभाव ज्यादा उन पे पड़ा है, ये कहा जा सकता है। ठीक। ये उस कॉन्टेक्स्ट में था कि अभी थोड़े दिनों पहले ऑटो यूनियन ने यहाँ गांधी मैदान से, मतलब पटना में गांधी मैदान से स्टेशन तक का भाड़ा जो है, किराया 5 रुपए से बढ़ा दिया था। तो पटना के डीएम सर नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा कि हाँ, तो उनकी नाराजगी को देखते हुए जो ऑटो संघ था उसने अ, किराया बढ़ाने का जो निर्णय था उसको वापस ले लिया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये था कि डीएम सर सिर्फ नाराज हुए, इतने से ही काफी हो गया, ठीक है। तो उसी उसको इन्फ्लुएंस के टर्म्स में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आए अभी बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि रोड बनता है फिर टूट जाता है। अगर उसको थोड़ा रिपेयर करते हैं वो भी मानसून वगैरह की मार नहीं झेल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो बताएं कि अ, कैसे बेहतर रोड की मरम्मत की जा सकती है। ये सर सबसे पहले जो सब सरफेस बेस रहता है, देखा गया है कि वो कमजोर रहती है, जिसके कारण लोड नीचे पियर ट्रांसफर नहीं हो पाते। दूसरा सर, अभी टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टूट रही है, जिसको रिपेयर चाहिए होता है। और तीसरा कंडीशन सर, जो मटेरियल यूज होता है उसमें उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ठीक। सर इसका सॉल्यूशन है, जैसे कि देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास रहता है कि 5 साल तक उसे रिपेयर करना है, बट वो इग्नोर करते हैं। तो अब मेंटेन सॉरी इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग की जरूरत है। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने हमारा बिहार हमारी सड़क एक इनिशिएटिव लाई है। ठीक है। हम लोग अब थोड़ा आईआर की तरफ चलते हैं। तो ट्रम्प जो है उन्होंने ईरान को धमकी दे रहे हैं, या फिर और भी जगहों को धमकी दे रहे हैं, और भी कंट्रीज को। तो वो किस ग्राउंड्स पे धमकी दे रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ रूल है? सर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2.0 आया है, जिसमें मोन्ट्रो डॉक्ट्रिन को रिवाइव करने की बात की है, जहाँ पर वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस अपना डोमिनेंस बनाए रखता है। तो जिसके कारण अपने जो उसके पेरिफेरीज हैं वहाँ पर वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ताकि वहाँ पर, इसलिए सर जो नार्को टेररिज्म फैल रहा है। लेकिन ये सर इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ और सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और डेमोक्रेसी स्टोर करने के लिए इलेजिटिमेट तरीका अपनाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा था कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सर डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी, अगर लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जागरूक नहीं हो, तो वो मोबोक्रेसी में भी कन्वर्ट हो सकती है।
ओके, तो इसमें डेमोक्रेसी पे पास्ट में कोई पॉलिटिकल साइंस के हैं? क्या ओपिनियन था एरिस्टोटल का या फिर प्लेटो का? सर खिलाफ थे सर वो। क्या ग्राउंड किस था? कंटेक्स्ट में? सर उसका ग्राउंड था कि कोई भी यूरोपीय कंट्री जो है अमेरिका और लैटिन अमेरिका में कोई आंतरिक जो है पहल ना करें, कोई हस्तक्षेप ना करें। ओके। सर डेमो मेन सर ये था कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ मेजोरिटी हो जाता है, और एरिस्टोटल मानते थे कि मेजोरिटी लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, इसलिए वो मना करते थे, डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं थे वो। ठीक है। अरिस्टोटल का मानना था सर कि डेमोक्रेसी विल टर्न इनटू मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र हो जाएगा सर। हाँ, तो वो ठीक है। तो वो रूल ऑफ मिडिल क्लास को सर वो इंडोर्स करते थे फ्रॉम पॉलिटी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। आप दोनों वही बात कर रहे थे, मेजॉरिटी में मोबोक्रेसी, ये सब मतलब सिमिलर है। बिल्कुल, मेजॉरिटेरियनिज्म जिसको कहा जाता है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब बताइए, अभी इंदौर वाला जो केस हुआ था, तो वाटर सप्लाई में कौन सी एजेंसीज का रोल रहता है आपके इलाके में? अगर सर एक पीएचईडी मंत्रालय हमारे बिहार में, दूसरा सर सेंट्रल। डिपार्टमेंट यस डिपार्टमेंट होता है। यस सर, और दूसरा सर सेंट्रल वाटर कमीशन, कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होने से पहले वहां से परमिशन मांगा जाता हम्म, है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है सर, किसका? म्युनिसिपैलिटीज का हाँ, ठीक है। वाटर वो अवेलेबिलिटी के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं, वो और उनके साथ पीएचईडी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ रहता है। कई बार ओवरलैप रहता है, कई बार पीएचईडी को पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है, पीएचईडी। ठीक है, उसके पास रहता है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है कि पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन से मानक या फिर मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? सर उसमें फाल्कन। मिनरल्स जैसे आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड, इस सब का कंटेंट सर एक लिमिट में रहना चाहिए। जैसे आर्सेनिक का 0.03 मिलीग्राम पर लीटर, आयरन का 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ऐसे ही सर। और बीओडी, सीओडी भी देखा जाता है। ओके, और टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह, टीडीएस? ये सर टीडीएस भी देखा जाता है, ये 300 मिलीग्राम पर लीटर परमिसेबल है सर। हम्म। पीएच सर भी एक सर। फालमेन फाल्कन मार्क इंडेक्स भी होता है, इंडिकेटर, फाल्कन मार्क। ओके। और बीओडी और पीएच बताइए सर ने। ठीक है। और कोई ऐड करेंगे? ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सफिशिएंटली बताया है। तो बिहार में वाटर कंटामिनेशन या फिर ये पानी का क्या स्टेटस है अभी? सर गंगा सर के। बिहार में अभी हाल ही में यूरेनियम पाया गया पानी में, जिससे फीड कराने वाली महिलाओं के मिल्क में भी यह यूरेनियम का तत्व पाया गया है। अच्छा। आर्सेनिक पाया गया है एक बक्सर वाले इलाके, गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, बक्सर छपरा वाले इलाके में ज्यादा मात्रा में। इसको सर ले। आर्सेनिक तो लगभग 23 जिले में पाए जाते हैं सर। बिहार के पानी में 23 जिलों के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है। ये सब रेडी रखिएगा पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि जल वाला जो है वो अभी काफी न्यूज में रहेगा। और अगर आपके इंटरव्यू के आसपास अगर एक भी छोटा सा भी न्यूज अगर आता है, तो ये पूरा मामला फिर से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कौन से स्टेट्स आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वो सिक्स्थ है। अच्छा, सिर्फ यस। बताइए। अच्छा, सिर्फ टोटल 10 है सर। सर आसाम, अरुणाचल झारखंड, प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और सर टोटल कितने हैं? 10 सर, 10। ओके, टोटल 10। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे? प्रमुख चार प्रावधान बता दीजिए।
जी सर, पहला तो एक ग्राम सभा का गठन होगा, रेगुलर। फिर आर्टिकल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो प्रॉपर रेगुलर टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट करेगी। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई है इस पे। और सर रिजर्वेशन की बात की गई है, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, यही सर। अच्छा, वोटिंग एज 21 ईयर्स में किया गया है सर। ओके। और अच्छा, ये ऑडिट का प्रावधान कौन से सेक्शन में है, सॉरी कौन से आर्टिकल में है? आई आई में है क्या? आई तो इनकम फाइनेंस है। जे में है, जे। ये टू ये 243 जे। 243 ZD। ऑडिट, ठीक है वो। अगर आप उस 243 जे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अभी रिसेंटली झारखंड में जो पेसा रूल्स पास हुए हैं, तो उससे झारखंड के ग्राम सभा को बिहार के ग्राम सभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार मिले हैं? सर, इसमें सर पेशा पारित होने से सर सबसे पहला जो विशेषाधिकार है बिहार के रेस्पेक्ट में, कि झारखंड में सर जो लघु खनिज है उनमें सर ग्राम ग्राम सभा का पूरी तरीके से अधिकार हो गया है। गुड। और सर लघु वन उत्पाद में भी उनका अधिकार हो गया है सर। और सर ये जो छोटे मोटे समान अपराध है उनके उन पे भी जुर्माना लगाने का 2,000 रुपया तक जुर्माना लगाने का हो गया है सर। और सर एक और बोलना चाहूंगा इसमें कि सर 1 एकड़ से कम वाले जल क्षेत्र में सर मछली पालन या जो भी कार्य किया जाए उसके लिए ग्राम ग्राम सभा उसके अथॉरिटी है सर। गुड। ठीक। जो लोग भी झारखंड से हैं या झारखंड से कोई कनेक्शन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और और सर इसमें गिरफ्तारी से भी कुछ प्रावधान किए गए हैं हाँ, क्या सर जिन आपकी आवाज़ क्षेत्रों बहुत से? धीमी आती है, फिर थोड़ा जोर से बोलिए। सर इन क्षेत्रों से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर जो स्वायत्त क्षेत्र है उन्हें जानकारी देना आवश्यक है। ओके, ठीक है। ये पैक्स के बारे में आप लोग जानते हैं? पैक्स क्या होता है? PACS। यस सर, सर। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सर ये ये मुख्यतः धान खरीद पे फोकस रखती है। ओके। और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वगैरह का एक बार हायरार्की देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा कि कैसे ये कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं। या फिर क्योंकि ये ARCS जो रहते हैं, जो BPSC का पोस्ट है, वो लोग में से ही कुछ अगर प्रमोशन या फिर रिक्वायरमेंट रहा तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हेड बनते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ये वेगस नर्व क्या होता है? ये हार्ट से संबंधित है। जो लोग, जिनका अगर किन्हीं का जूलॉजी सब्जेक्ट है तो ये रिसेंट का रिसर्च है कि मतलब वेगस नर्व जो है वो हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अगर वेगस नर्व अगर हेल्दी रहे तो हार्ट अटैक वगैरह का समस्या जो है कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर एक सिचुएशन आए कि कोई आपके आसपास है और वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है या फिर इस तरीके का सिचुएशन होता है, तो आप फर्स्ट एड या फिर पहला आप क्या रिस्पॉन्ड करें, मतलब या फिर रिस्पॉन्ड करने का क्या तरीका रहेगा? 3-4 स्टेप्स अगर आप लोग बता सकें। सर बताएं। हाँ, कौन बता रहे थे? मैं सर। हाँ, राकेश बोलिए। सर सबसे पहले चेक करेंगे कि उसकी हार्ट बीट चल रही है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी आशंका हो तो उसको जमीन पे सीधे फर्श पे लिटा देंगे। और क्या तो अपने दोनों हाथ से उसके चेस्ट को पंप करेंगे सर तेजी से। इसको क्या बोलते ओ हैं, इस प्रोसेस को? CPR। CPR सर। हाँ,
ठीक है, तो एक सीपीआर हो गया, और क्या क्या स्टेप्स लेंगे? और इसके साथ और सर ये प्रक्रिया तेजी से करेंगे, और उसके साथ ही बीच बीच में उसके मुंह में मतलब हवा भी भरना पड़ता है सर। ठीक है, ये और पूरा सीपीआर का पार्ट हो गया। ठीक है। हाँ। उसके बाद तो सर 100 मतलब एम्बुलेंस को कॉल करेंगे सर 108 पे। हम्म, अब और ये उनको एम्बुलेंस जो है वो किस नंबर पे शिफ्ट हो गई है? 108 112 पे। पे। हाँ, ठीक है। 112। ठीक है, उसको आई कॉल थिंक अब। करेंगे। हाँ हाँ, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, वो नजदीकी हॉस्पिटल में उसका शिफ्ट कराएंगे सर, ठीक। जब तक वैन नहीं आ जाती। ओके। और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है क्या, वो सारे जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, अगर उनके नाम पे अगर अवेलेबल है तो। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं। थैंक यू, सब लोग ज्वाइन किए, और जिन लोगों को क्वेश्चंस सुनने के लिए वेट करना है वो वेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर लास्ट में हम 1-2 मिनट के लिए ओपन अगर करते हैं तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा कल का ही फॉर्मेट था। तो सोनू, आप अवेलेबल हैं? यस सर। ओके। आप ये कैमरा पे आ जाइए अगर। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। यस सर। ओके। और कैसे हैं आप सोनू? सही है सर। अभी कहाँ, पटना में है या फिर बाहर है? पटना में सर। ओके ओके, ठीक है। कंफर्टेबल हैं? यस सर। ठीक है। आप ये बेसिकली व्यक्तित्व का परीक्षण है, ज्ञान का। आप ऑलरेडी परीक्षण देकर आ चुके हैं। यस सर। हाँ, कंफर्टेबल रहें, जहाँ पे भी आपको नहीं आता होगा वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं, या फिर अ, आगे हम लोग फिर उसके बाद बढ़ जाएंगे। ठीक है। बिना अपना नाम बताए हुए अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मैंने 2023 में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद सर मेरा हॉबी रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स है, और मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी है। ओके। तो 2023 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बहुत समय नहीं हुआ है। जी आप सर। फेयरली यंग भी हैं। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? ये सर, मेरा पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा बिहार पुलिस सर्विस, तीसरा बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, फोर्थ बिहार एजुकेशन सर्विस, फिफ्थ अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आप क्यों बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहते हैं? ये सर, सबसे पहले सर ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस नहीं करता है। दूसरा सर, जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट हम करेंगे उससे जो लोगों को लाभ पहुंचेगा, तो उनकी चेहरे की खुशियां हमें संतुष्टि प्रदान करती है। ओके। ये सर। अच्छा, आप कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है, जी सर। और आपका घर मधुबनी है, तो कटिहार से मधुबनी के बीच की दूरी कितनी है? सर 250 किलोमीटर के आसपास। कितने घंटे लग जाते हैं? 6 to 7 आवर बाई बस, और सर पर्सनल गाड़ी से 4 घंटे के आसपास। ओके ओके। आप यहाँ आज किस व्हीकल से आए हैं, या सर फिर बाई कैसे आए ट्रेन। हैं? सर बाई ट्रेन आए हैं। अच्छा, बाय ट्रेन आए हैं। जी। ओके। और आपका सिविल इंजीनियरिंग है। आप यस बता सकते हैं कि एक बिल्डिंग को बनाते वक्त नीचे से लेकर ऊपर तक में क्या क्या इम्पोर्टेंट
जैसे कि सुने होंगे आप कॉलम, या फिर और क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बता सकते हैं? ये सर। हाँ सर बताइए। सबसे पहला प्रोसेस सर्वेइंग का होता है। उसके बाद सर फाउंडेशन में कौन सा फाउंडेशन पड़ेगा, सैलो या डीप, वो सॉइल को सर्वे करके हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, उसके ये बाद पाइलिंग प्रोसेस क्या होता है? ये सर, ये पाइलिंग दो तरीके से किया जाता है। एक सैलो फाउंडेशन होता है, एक डीप फाउंडेशन होता है। सैलो फाउंडेशन वहाँ किया जाता है जहाँ की मिट्टी लोड बियर करने की कैपेसिटी रखती हो। लेकिन जैसे नदी किनारे या क्लेई सॉइल होता है, वहाँ पे डीप फाउंडेशन किया जाता है ताकि जो स्ट्रक्चर का लोड हो वो डीप अर्थ पे बियर कर पाए। डीप, सॉरी सर, जो इनर सॉइल है वो बियर कर पाए, क्योंकि ऊपरी सतह बियर नहीं कर पाती है, जैसे कि क्लेई में देखा गया। ये सर। और ये बेस आइसोलेशन सुने हैं क्या? बेस आइसोलेशन क्या होता है? ये सर, ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर में लगाई बनाई जाती है। ओके। ये कॉलम का जो डायमेंशन होता है किसी बिल्डिंग में, ये ये सर, ऊंचाई के साथ समान रखा जा सकता है, या फिर घटता है या बढ़ता है? नॉर्मली सामान रखा जाता है। नॉर्मली समान रखा जाता है? ये श्योर है? सर। सर क्योंकि देखे जहाँ तक, ये हाँ, सर। नीचे पर लोड बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे मोटा रहेगा। ऊपर में लोड थोड़ा कम रहता है तो वहां पे पतला रह के इकोनॉमिकल रह सकता है ना, अगर डिजाइन वाइज देखा जाए तो। ये सर, पर नॉर्मली रखा जाता है क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो सर टेंसाइल स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए रखा जाता है। अच्छा, ये अर्थक्वेक रेजिस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स बता दीजिए। ये सर, स्ट्रक्चरल मेजर में सर एक बेस आइसोलेशन हो गया। दूसरा सर शॉक एब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और तीसरा सर राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, जो कि एक बेस आइसोलेशन में ही कह सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल में सर, जैसे जिस जोन में वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि हमारा बिहार मोस्टली 4 या 5 में पड़ता है, तो उसका स्टैंडर्ड जो आईएस कोड है 1873 उसको फॉलो करना। दूसरा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बाई लॉज होता है उसको फॉलो करना। अच्छा, ये नॉन स्ट्रक्चरल में इंटीरियर मतलब घर के अंदर हम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं, जिससे कि अगर बहुत तेज भूकंप आए तो कम नुकसान हो उसमें रहने वाले लोगों का? इस सबसे पहले घबराना नहीं है और देखना है कि जो सबसे मजबूत किनारा हो वहाँ कॉर्नर पे जाके किसी नहीं नहीं, आप सॉलिड। डिजाइन डिजाइन चेंजेस बताइए। ओके ओके, डिजाइन, सॉरी सर। पहला चेंजेस सर, जैसे वॉल है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सकते हैं बाय रीइंफोर्सिंग द स्टील। और सर दूसरा सर, ये अच्छा, ये स्ट्रक्चर को, ये सर। पाइप वगैरह को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे ताकि वो टूटे नहीं, ब्रेकेज नहीं हो? कोई भारी अगर सामान है तो उसको दीवार से प्रॉपरली उसको सिक्योर कर देंगे ताकि वो गिर नहीं जाए, ठीक है? मतलब जैसे हैवी यस सर। फर्नीचर वगैरह रहता है। यस सर, यस सर। ठीक। आप गंगा नदी और सोन नदी, ठीक है, यस सर। दोनों ही अपने साथ गाद लाती है, सिल्ट लाती है। यस तो सर। इन दोनों में क्या अंतर है? सर गंगा नदी की जो सिल्ट होती है उसका बियरिंग कैपेसिटी सोन नदी के सिल्ट से ज्यादा होती है। ये देखा गया है इन लेबोरेटरी। दूसरा सर, गंगा नदी की सिल्ट काफी फर्टाइल होती है विथ रिस्पेक्ट टू सोन नदी। गंगा नदी के सिल्ट का यूज हम ब्रिक बनाने में भी कर सकते हैं सर। ओके, और सोन नदी का जो है उससे क्या फायदा है? सर कंपैरेटिवली लो स्ट्रेंथ रहती है, जिससे कि जिसमें सर ब्रिक उतना यूजफुल नहीं हो पाती है ब्रिक बनाने में। ओके ओके, ठीक। बट उसका यूज बाकी जगह पे कर सकते हैं। ठीक। आपकी हॉबी है रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स? यस सर। क्या तो अभी रिसेंटली आपने कौन सा बुक पढ़ा है? यस सर, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। क्या है, कैसे नए हैबिट्स बना सकते हैं और कैसे पुराने हैबिट्स को ब्रेक किया जा सकता है? यस, नए हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले सर हमारे थाउट प्रकार की आनी चाहिए, और वो थाउट जो है बिलीफ में बदलती है, और बिलीफ सर वो एक्शन में बदल जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमें गिटार सीखना है तो पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उस तरह की थाउट
उनमें क्या, गिटार में कितने पार्ट होते हैं, ये सर, और इसको कैसे बजाया जाता है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो हमें सिखाए, ये सर। आप कब से सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं? सर कॉलेज डेज से पढ़ रहे हैं सर। फिर भी कितने साल पहले? 4 साल पहले सर। ओके। तो उस समय क्या आपकी कमियां थी, जो जिन कमियों को आप ओवरकम करने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किए? यस सर, पहली कमी है सर, रीडिंग हैबिट्स मेरे में कम थी। दूसरी सर, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बेहतर अच्छी नहीं थी। और तीसरी सर, एक ये पॉजिटिव हुआ है सर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेरा काफी बढ़िया हुआ है ये पढ़ने से। ओके। जनरली सेल्फ हेल्प बुक्स में देखा गया है कि उनमें कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए रहते हैं ताकि लोग सिर्फ पढ़े नहीं, उस पर कुछ अमल भी करें। तो आप कौन सी एक्सरसाइजेस किए हैं, कुछ बता सकते हैं? सर एक्सरसाइज फिजिकल या मेंटल सर? जैसे अगर आप उन किताबों की संरचना में बहुत सारा किताब रहते हैं जिसमें कि एक्टिविटीज रहता है कि आपको टू डू लिस्ट बनाना है, यस सर। तो इस टाइप के आप क्या क्या एक्सरसाइजेस आपको याद आ रहे हैं जो आपने सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ा है? सर पहला सर 80-20 रूल, इसमें सर, और दूसरा सर 2 मिनट रूल। जैसे सबसे पहले हमें अगर कोई चीज करनी है तो 2 मिनट ही आप सोच के चले कि हमको बस 2 मिनट करना है, उसके बाद फिर वो अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा। और 80-20 रूल में सर, आप 20% इफर्ट जो है आपका 80% रिजल्ट आता है। ओके। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। जी सर। कहते हैं कि देश की जो ज्योग्राफी है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? यस सर। एक सबसे अभी रिसेंट का उदाहरण सर यूएसए है। उनका दोनों तरफ कोस्ट पड़ता है, क्लाइमेट भी बढ़िया है। और सर दूसरा उदाहरण सर रसिया, अभी जैसे रसिया जो यूक्रेन पे अटैक किया है उसमें एक प्रमुख कारण ज्योग्राफी भी है, क्योंकि यूक्रेन अगर वो हासिल कर लेते हैं तो वार्म वाटर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, जो कि अभी मात्र एक ही रास्ता है आर्कटिक वे से, जहाँ पे अमेरिका ब्लॉकेट कर सकता है। तीसरा सर चाइना भी दे सकते हैं, जैसे कि जो ज्योग्राफी के कारण ही वो तिब्बत को ऑक्युपाई किए हैं, ताकि वहाँ से जो वाटर रिसोर्स हो है और जो मिनरल रिसोर्स काफ़ी मात्रा में पाई जाती है उस पर अधिकार जमा सके। और एक और एग्जांपल सर 9 डैश लाइन, वो रिसोर्स के कारण ही हुआ है। तो सर ये ज्योग्राफी और आईआर का रिलेशन। ओके। वेनेजुला के सराउंडिंग कंट्रीज का नाम बता दीजिए। सर, सर ईस्ट साइड में गुयाना है, वेस्ट साइड में कोलंबिया है, साउथ में ब्राजील, नॉर्थ साइड में सर ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। अच्छा, कौन से ओशन करंट्स वेनेजुला के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक करेंट सर, सॉरी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट। ओके। ठीक है। आपका इंटरव्यू अभी ओवर हुआ। अगर और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं करंट अफेयर्स से? सर मुझे एक पूछना है पोस्ट प्रेफरेंस से। हाँ हाँ, यस मतलब मैम। पूछिए। उनसे ही पूछिए। आ, आ, सोनू जी, आपने बीआरएस जो चूज किया है वो मतलब क्या सोच के चूज किया है? यस मैम, सबसे पहले ये लेवल 9 की पोस्ट है। दूसरी, इसमें इंडिपेंडेंटली हम अपना वर्क कर पाएंगे, जैसे कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तीसरा सर, तीसरा मैम, ये रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में पब्लिक डीलिंग भी होता है इसमें, इसमें हमको अच्छा लगता है। अ, आप क्या मतलब क्रिएटिव क्या कर पाएंगे? किस तरीके से मतलब आप सोच रहे हैं कि लोगों को हेल्प करेंगे? जैसे देखा गया है अभी कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक एक दिन मिनिमम 1 डेज लग जाते हैं, तो या तो ऑनलाइन कर सकते हैं कुछ, या फिर आधार से, जैसे अभी माननीय मंत्री जी का निर्देश है आधार से जोड़ना, अभी फार्म रजिस्ट्री, तो इस सब में मदद, काफ़ी मेरा जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कोई पूछना चाहेंगे? 1 मिनट और है। करंट अफेयर्स से, या फिर इनका सिविल इंजीनियरिंग है, फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हॉबी इनका रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स है। ठीक है, अगर नहीं पूछना चाहते तो मैं ही पूछता हूँ कि ये सेल्फ हेल्प बुक्स में कहीं ना कहीं एक आशा है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप में वीकनेसेस हैं, तो
ऐसे व्यक्ति को प्रशासन देना क्या ठीक रहेगा, जो कि अभी खुद अ, सीख रहे हैं या फिर खुद अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं? ये नहीं दिखाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है? ये सर प्रशासन में सर जब ग्राउंड रियलिटी आती है तो जो स्कीम्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, वहाँ भी फेल्योर होती है, बट उस फेल्योर से हम सीख के उसको दोबारा वो गलती ना करें तो ये बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जैसे कि देखा गया है डीबीटी योजना, अभी महिला रोजगार योजना 1 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करा दिया गया, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो सर ये गलतियों से सीखना ही मनुष्य बेहतर इंसान बनाता है। ओके ओके, ठीक। थैंक यू। थैंक यू आपका सर। इंटरव्यू ओवर हुआ। चलिए, नेक्स्ट, अमन अनुराग। अमन है क्या लाइन पर? नो सर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे फिर बढ़ते हैं। सीमा कुमारी है क्या लाइन पे? हाँ सर। हाँ सीमा, अ, आप कैमरा ऑन कीजिए। कंफर्टेबल हैं? हाँ सर। ओके। अभी कहाँ से आप जुड़ रहे हैं? सर अभी तो मैं घर पे हूँ, अब जाऊंगी 1-2 दिन में पटना। आपका फर्स्ट इस अभी जो शेड्यूल निकला है उसी में है? हाँ सर, 21 को ही है। अच्छा, 21 फर्स्ट डे। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में ही। ओके ओके, ठीक है। बिना अपना नाम बताए हुए अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव से की है, 10th। और अपने स्नातक की पढ़ाई मैंने 2020 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम में किया है, जिसमें हिंदी, होम साइंस और सोशलॉजी का अध्ययन किया है। ओके, तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस बीईएस है, बिहार एजुकेशन सर्विस। और दूसरा सर प्रखंड पंचायत पदाधिकारी है। और तीसरा सर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का, एलईओ का है। ओके, तो ये आपने बिहार एजुकेशन सर्विस के बाद आपने दोनों ही लेवल 7 का पद दिया है। कोई खास वजह? लेवल 9 आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह कोई नहीं दिया है? सर निसंदेह देखा जाए तो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो है काफी अच्छी सर्विस है, लेकिन मेरी अभिरुचि बिहार एजुकेशन सर्विस में ज्यादा थी, इसलिए मैंने बिहार एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। वो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड जो आपकी प्रायोरिटी है, वो तो लेवल 7 के पद हैं। सर वो मिस्टेक से हो गए थे, फाइनल में चेंज करना था लेकिन कुछ ऐसे हो नहीं पाया। ओके, ठीक। आप क्यों बिहार एजुकेशन सर्विस में आना चाहती हैं? बिहार मेरी खास जो है रुचि रही है एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए, इसी वजह से मैं इसमें ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जो है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, अगर आप 5 चुनौतियां बताएं। सर बिहार में यदि जनगणना 2011 से देखा जाए तो काफी कम साक्षरता है, सबसे निचले पायदान पर है। मात्र 61.8% यहाँ पर साक्षरता है। इसके अलावा बिहार में ड्रॉप आउट काफी अधिक होता है, बीच में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। बालिकाओं की कम उम्र पर शादी हो जाती है, उनकी भी पढ़ाई छूट जाती है। ये सब जो है समस्याएं हैं। ओके, और इसके समाधान के लिए आप क्या प्रयास करना करेंगी? एक तो सर बालिकाओं के एजुकेशन के लिए
कई सरकार द्वारा योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं जो काफी अच्छी मानी जा रही हैं, जिनमें बालिका प्रोत्साहन योजना हो गया या साइकिल योजना, पोशाक योजना। इसके अतिरिक्त जो है एक मिशन दक्ष है जिसे काफी जो है सही तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई शिक्षा को टीचर के साथ साथ इसमें जो है बच्चों को भी ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए व्यवस्था किया जा सकता है, जो आगे चलकर जो है काफी प्रभावी रूप में सामने आ सकता है। अच्छा, ठीक है। अभी 26 जनवरी पास आने वाला है, और यदि आप किसी स्कूल में तैनात हैं तो आप उस दिन झंडा फहराएंगी या फिर ध्वजारोहण करेंगी? सर ध्वजारोहण करूंगी। आपको ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच का अंतर पता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञा की परिभाषा दीजिए और उसके कितने भेद होते हैं? सर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान महत्व बताने वाले जो है संज्ञा कहलाते हैं। इसके 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आज का दिन बहुत खास है हिंदी लिटरेचर की दृष्टि से। आज आधुनिक काल जिनके नाम से शुरू होता है, तो उन पोएट की आज पुण्यतिथि है। तो कौन है वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र सॉरी का सर। नाम जानते हैं? हाँ सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उनकी जानती कुछ हूँ। रचनाएं बता दीजिए। सर एक तो भारत भारती है, इसके अलावा अच्छा, ये संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। छायावाद क्या होता है? सर छायावाद या विश्व युद्ध जो दोनों हुए थे उनके बीच में इन काव्यों की रचनाएं हुई थी, तो ये छायावाद जो है मूलतः किसी विशेष अर्थ को संदर्भित करते हैं। अच्छा, ये संस्कृतिकरण सुने हैं क्या? हाँ सर। ये किनका संस्कृतिकरण में सर जो है ये किनका कॉन्सेप्ट है दिया हुआ? सर अगस्त कॉम्टे जी का। श्योर हैं? हाँ सर। ओके, ठीक है, डिफाइन कीजिए इसको। सर संस्कृतिकरण में जो है समाज की तथाकथित जो निम्न जातियां होती हैं, नृ समूह होते हैं, वे जो है उच्च वर्ग का अनुकरण करते हैं। उनके पहनावे, संस्कृति, वेशभूषा, इनका जो है अनुकरण करते हुए उस वर्ग में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, ये लुई डिमोंट का नाम सुने आप? हाँ सर। इनका भारतीय जाति व्यवस्था पे क्या टिप्पणी था इनका? सर इन्होंने डिमोंट कास्ट व्यू दिया था, जो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा समाज जो वहाँ उस क्षेत्र में न सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से अधिक हो बल्कि वहाँ की आर्थिक रूप से भी काफी सबल हो, जैसे हरियाणा और पंजाब में जाटों को माना जाता है। नहीं, आप शायद डोमिनेंट कास्ट पे चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण और जाति में क्या अंतर होता है? सर जाति जन्म से आधारित होती है और यह एक बंद व्यवस्था है, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। जबकि वर्ग जो है यह एक खुली व्यवस्था है, इसमें मनुष्य जो है अपनी आर्थिक योग्यता और क्षमता के बल पर अपनी स्थितियों को सुधार सकता है, जैसे निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में। ओके, ठीक है। आपका ऑप्शन हिस्ट्री है, तो बिहार के आप 5 ऐतिहासिक स्थलों के नाम हाँ बता सर। दीजिए। सर एक तो चिरांद सारण में है, जो नौपाषाणिक स्थल है। हम्म। इसके इसके अलावा सर एक वैशाली है, जहाँ महावीर स्वामी की जन्मस्थली है जो। और एक तो बोध गया है,
जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके अलावा सर जो है पटना साहिब लिया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको हम हिस्ट्री में बोलें कि आपको सबसे आपके पसंदीदा शासक कौन थे, तो आप किनका नाम चुनेंगे? सर सम्राट अशोक को चुन सकते हैं। अच्छा, अकबर की कुछ नीतियों के बारे में बताइए। सर अकबर ने एक तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया था। सर्वधर्म संप्रदाय को उन्होंने जो है संचालित किया। इसके अलावा जो है साहित्य विभाग की स्थापना की थी। ओके, ठीक है। आप बिहार एजुकेशन सर्विस में आना चाहती हैं, इसका हायरार्की क्या है, पोस्ट हायरार्की? सर इनमें सबसे पहले तो सर पीओ के रूप में, प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करवाया जाता है। प्रोग्राम ऑफिसर। हाँ, प्रोग्राम ऑफिसर, सॉरी, प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कराया जाता है। और फिर जो है आगे चलकर ये डीपीओ के रूप में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। इनका कार्य डिस्ट्रिक्ट जो है पदस्थ। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। आप प्रोबेशन बार बार बोल रही हैं, ठीक है। सॉरी ओके, सर, सॉरी सर। उसके बाद? बीच में जो प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में जब होते हैं तो इन्हें स्थापना में, इसके अलावा एमडीएम के रूप में मिड डे मील योजना जो है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने के लिए मौका दिया जाता है। और माध्यमिक साक्षरता और विद्यालय एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य। ठीक है, पीओ हो गए, फिर डीपीओ हो गए, उसके ऊपर? ठीक है, कोई बात नहीं है। आपकी हॉबी गार्डनिंग है, तो आप गार्डनिंग कहाँ करती हैं? सर मैं अपने घर पर ही करती हूँ। अच्छा, क्या क्या लगाया है आपने? कुछ फूल फ्लावर्स हैं जिनमें, और कुछ छोटी जो है जो कम समय में होने वाली सब्जियां होती हैं उनको। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी एक जो आपने उगाया है उसका पूरा जीवन काल, मतलब कैसे कैसे आपने किया है, वो बता दीजिए। कोई एक एग्जाम्पल के साथ बताइए। सर एक तो एलोवेरा प्लांट है जिसे हम लगाते हैं। किसी भी सीजन में लग सकता है, लेकिन सामान्यतः जो वर्षा ऋतु होती है उसमें आसानी से लग जाते हैं। अच्छा, और अभी जो सीजन चल रहा है उसमें जो है उससे नए छोटे छोटे प्लांट भी निकलते हैं। ओके। तो आप इसमें कोई फर्टिलाइजर या फिर ये कीटनाशक सब भी यूज करते हैं, या फिर बिल्कुल किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है? पोस्ट यूज करते हैं, वो जैविक होता है। अच्छा, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं या फिर खरीदते हैं? खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मुझे रिट्स जानती हैं आप? पॉलिटी रिट्स। हाँ हाँ सर। हाँ, पांचों रिट्स का नाम बता दीजिए। सर एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, और एक 7 निश्चय 3 बता दीजिए। सातों निश्चय। दोगुना रोजगार दोगुनी आय, सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि की प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सबका सम्मान जीवन आसान, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, और अ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं करंट अफेयर्स से लास्ट 2 मिनट्स में, या फिर किसी भी फील्ड से? सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ, पूछ। मैम आपने जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट चूज किया है, तो इसके तहत आप क्या क्या करेंगी? न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो है उसे सही तरीके से लागू करवाना। इसके अलावा
मजदूरों को जो है मिलने वाली सुविधाओं को मुहैया करवाना। ठीक है। महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है बिहार में, तो इसके पीछे आप कौन कौन रीजंस को, मतलब किन किन कारणों को जिम्मेदार समझती हैं और उनके लिए क्या क्या करेंगी? एक तो मैम एजुकेशन को माना जा सकता है। बिहार में शिक्षा की काफी कम रेशियो रही है। इसके अलावा उन्हें जो है महिलाओं को घर तक सीमित रहने के लिए ही माना जाता है। और इसके अलावा जो है इसको बस इसको इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा मैम? इसका सॉल्यूशन, इसके अलावा एक और हो सकता है कारण, जो कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र पर असुरक्षा महसूस हो। तो इनका सॉल्यूशन यही किया जा सकता है कि एक तो साक्षरता दर में वृद्धि किया जाए, जो कि की जा रही है। इसके अलावा जो कमेटी बनाई जाती है उनमें महिलाओं को भी महत्व दिया जाए। जो समस्याओं को सुनने के लिए जो मजदूर संघ की कमेटी बनाई जाती है उनमें महिलाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सीमा जी, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। नेक्स्ट राकेश कुमार गुप्ता जी। ओके। अमन और आग आ गए हैं। राकेश, अमन को पहले। जी राकेश, जैसे आई आप इच्छा थिंक सर। आप रेडी हैं। ठीक है राकेश, आप ही का पहले ले लेते हैं। अमन, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राकेश। जी सर कोई दिक्कत हाँ, ठीक। नहीं। हाँ राकेश जी, आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। हाँ, कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं ये मीटिंग? सर आज मेरा ड्यूटी था तो मैं पटना आया हुआ हूँ, वहीं से ओके, ज्वाइन किया। आज ही आपका डीवी है? जी कैसा सर हो रहा गया। प्रोसेस डीवी का? सर प्रोसेस तो फाइन था, बढ़िया से हो गया सर। ओके ओके, गुड। आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया है, तब से अभी तक क्या कर रहे थे? सर 2019 में मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया था। उसके बाद कोविड का दौर आ गया था सर। उसमें मैंने घर पे ही रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी। 2022 में मैंने मेंस भी दिया था, 67th का। दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया मेरा फाइनल सिलेक्शन, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था सर। और उसके बाद मैंने 2023 में इंडियन रेलवे में एज ए पॉइंट्समैन ज्वाइन किया है और अभी तक सेवा दे रहा हूँ सर। ओके ओके। तो अभी आपका वहाँ पे क्या काम रहता है पोस्ट से रिलेटेड? सर पहले पॉइंट्समैन के केवल एक कार्य होते थे, पॉइंट्स इमरजेंसी में अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उनको बनाना, या फिर सिग्नल्स नहीं चल रहे थे तो बनाना। लेकिन अभी जब टेक्निकल चीजें रेलवे में आ गई हैं तो ये काम अब कभी कभार तो फेलियर में ही किए जाते हैं। अब मेन काम पॉइंट्समैन का ऑन लाइट एक्सचेंज करना, सिग्नल एक्सचेंज करना होता है सर। जो झंडी लेके पोर्टर दूसरे साइड चले जाते हैं स्टेशन के, और वहां से ऑन लाइट एक्सचेंज करते हैं कि ट्रेन में सब कुछ सही है और आगे का रास्ता भी क्लियर है। और उसके अलावा सर कभी कभी शंटिंग कराना होता है सर। मतलब ट्रेनों की मूवमेंट एक पटरी से दूसरे पटरी पे या एक लाइन से दूसरे लाइन में ले जाना होता है, ये कराना होता है सर। उसके बाद ऑपरेटिंग के गेट्स होते हैं सर, जो सिग्नल से अटैच होते हैं, उसके भी हम लोगों की ड्यूटी लगती है। मेरी ज्यादा सर्विस सर गेट पे ही बीती है, रेलवे क्रॉसिंग पे, एज ए ओके, गेट मैन। तो आपको सिग्नल्स की समझ है क्या रेलवेज में? जी सर। अच्छा, ये ट्रेन जो है वो पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सिग्नल्स के माध्यम से पता चलता है, तो इसमें कौन से करंट्स की भूमिका होती है? अच्छा। सर करंट्स का सर प्रॉपर तो जानकारी नहीं है सर, फिर भी गेस कर सकते आप, बोले हाँ तो गेस कर सकता हाँ, बोलिए। हूँ। डीसी करंट्स। अच्छा, ये एडी करंट का नाम सुने हैं? सर एडी नहीं सुना है, एसी सुना है सर। नहीं नहीं, EDDY, एडी करंट। नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। जो दो ट्रैक होते हैं, पटरियां जो होती हैं, उसमें से क्या दोनों ट्रैक में अलग अलग
डिपार्टमेंट के सिग्नल्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी रहती है या फिर एक ही डिपार्टमेंट की रहती है? मतलब सर दोनों पटरी में। जैसे कि एक ट्रैक जो जी है सर। वो सिग्नल्स का रहता है, दूसरा टीआरडी या फिर ओएचई डिपार्टमेंट का रहता है, ऐसा कुछ है? नो सर, दोनों पटरियों में सिग्नल और टीआरडी दोनों की भूमिका होती है। टीआरडी मेन रूप से ऊपर के वायर्स को देखते हैं, और जो नीचे की पटरियां होती हैं वो दो विभाग मोस्टली देखते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो रेलवेज की मरम्मत करते हैं, जैसे पटरी को चेंज करना हो या स्लीपर्स को बदलना हो, उनको देखते हैं। और एसएनटी सिग्नल से रिलेटेड देखते हैं कि ट्रेन अगर पटरी पे खड़ी होती है तो ब्लॉक सेक्शन के अंदर जब स्टेशन सेक्शन में गाड़ी खड़ी होती है तो उसका इंडिकेशन पैनल पे आता है सर। वो एसएनटी के बदल एसएनटी डिपार्टमेंट की देन होती है, ये उनका काम होता है सर। अच्छा, रिसेंटली जो उड़ीसा में बहुत बड़ा हादसा हुआ था उसका क्या कारण था? क्या वो पॉइंट्समैन के फेलियर का कारण हुआ था? नहीं सर, उसमें पॉइंट्समैन की कोई भूमिका नहीं थी जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसमें मेन फेलियर तकनीकी फेलियर बताया गया था सर, क्योंकि एसएनटी डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग के जो गेट्स थे जो मैंने बताया था, उसमें एक वायर था, वो अ, गलत जुड़ गया था, जिसका सिग्नल तो दिखा रहा था पैनल पे, जबकि वो रियल में तो लोकेशन इसके लिए बॉक्स अलग लोकेशन। कौन जिम्मेदार थे इसके लिए? सर इसके लिए एसएनटी डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है सर, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो बिना अथॉरिटी के कभी कभी सर चेक काम करा लिया जाता है एसएनटी से। उसको प्रॉपर चेकिंग स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्कनेक्शन को रिकनेक्ट करने से पहले, क्योंकि कोई काम लेने से पहले डिस्कनेक्शन लिया जाता है, तो रिकनेक्ट आपके करने से पहले। डिवीजन या फिर आपके सेक्शन में उस हादसे के बाद से क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया गया है जो आपको संज्ञान में हो कि बिल्कुल एक प्रॉपर सर्कुलर आया हो आपके पास? जी सर, रेलवे में पूरे इंडिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो रेलवे की सबसे अच्छी बात यही है कि वो उस घटना को पूरे सेक्शन में उस घटना के बारे में बताती है और जागरूकता फैलाती है, और पूरे रीजन के साथ ये घटना क्यों हुई थी, क्या रीजन था, क्या फेलियर हुआ था, और हमें क्या नहीं करना है, और एग्जैक्ट रूल क्या है, उसका सेफ्टी सर्कुलर निकाला जाता है सर। ठीक है, तो ये बातें की जाती है। क्या कोई 3 सुझाव जो उस सर्कुलर में था कि ऐसी घटना दोबारा ना हो? जी सर, एक सुझाव ये था कि कभी भी एसएनटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर किसी गियर के फेलियर पे या उनकी मरम्मत के लिए अगर डिस्कनेक्शन लेता है तो डिस्कनेक्शन प्रॉपर डायरी में दर्ज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सर, काम करा लिया जाता था और दर्ज नहीं किया जाता था। ठीक है, दूसरा? और और दूसरा ये है कि उसको रिकनेक्ट करने से पहले स्टेशन मास्टर और एसएनटी दोनों प्रॉपर उसको एश्योर करेंगे कि नहीं, जिस काम के लिए लिया गया था उसके बाद ट्रेनें सही ढंग से चल पाए। तीसरा सेमिनार ये लिया गया था कि जब भी डिस्कनेक्शन के बाद रिकनेक्शन होता है तो पहली गाड़ी फुल स्पीड में नहीं चलाई जाएगी, उसको होम सिग्नल येलो पे पास किया जाता है, यानी कि धीरे धीरे आएगी, और जब बर्थिंग मतलब स्टेशन के पास आ जाएगी, स्टेशन पे प्लेटफार्म की सीट में गाड़ी, उसके बाद सिग्नल गाड़ी को थ्रू किया जाता है, ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, कोई फेलियर हो तो पहले ही पता चल जाए, और गाड़ी की स्पीड जब धीमे रहेगी तो उसको रोका जा सकता है या नुकसान को ठीक कम किया जा सकता है। ठीक है, आज आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? सर आज तो नहीं पढ़ पाए थे, ड्यूटी अच्छा, में ये थोड़ा बिजी हो वेनेजुला गए। वाला इशू आपको पता है? निकोलस माडुरो जो है उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। जी सर। अच्छा, वेनेजुला का फ्लैग यानी उसका झंडा, उसका रंग आप जानते हैं क्या? उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? सॉरी, सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया मैं, नहीं ध्यान ओके, दिया। ठीक है। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का क्या होता है? सॉरी सर। ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस सुने हैं? जी सर। अमेरिका बोल रहा है कि कभी कभी उसने सर, यह कदम जो है वो आर्टिकल 51 राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंदर लिया है, क्या वो पूरी तरीके से सही है?
सर अगर यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो सही है, लेकिन किसी डेमोक्रेटिव की कंट्री के प्रेसिडेंट को सीधे स्ट्राइक करके उठा लेना सर, ये कहीं से मुझे सही नहीं लगता। तो ये यूनाइटेड नेशंस के कौन से आर्टिकल का उल्लंघन है? अगर वो वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिए तो ये कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हुआ? सर आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं है सर, अच्छा सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, क्या आपको वो स्टेटमेंट पता है? यही वेनेजुला इशू पर। सर इंडिया के पर्सपेक्टिव में? नहीं नहीं, वेनेजुला के पर्सपेक्टिव में अपने डिफेंस में ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा है? सर आज का न्यूज पेपर नहीं पढ़ पाया था तो शायद ठीक है, देख नहीं होंगे। कोई बात नहीं है। आपकी हॉबी है स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के जी साथ सर। समय बिताना। तो जी सर। ये आपको प्रशासन में कैसे मदद करेगा? सर वैसा बोला जाता है और ये रियलिटी भी है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो अपना कोई भी बात बिना डर के हिचक के कह देते हैं सर। और मन का जब जब कहा जाता है जब मन साफ हो तो सर कर्म भी साफ ही होते हैं, और उसमें कोई भ्रष्टाचार का अंश नहीं रह जाता। दूसरा सर ये होता है कि बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं, और बच्चों के साथ समय बिता के जो भी समय बिताता है, जैसे हम समय बिताते हैं, तो सर मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का अनुभूति होता है, और मुझे अच्छा फील होता है सर। तो किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, अगर हम ऊर्जावान रहेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक काम कर पाएंगे। तीसरा असर होता है कि बच्चों में ईमानदारी होती है सर, सत्यता होता है, ये चीज हमको उनसे सीखने को मिलती है। और इसके अलावा भी है आप कि एक उनमें एक शुरू उदाहरण से लेकर के दीजिए धैर्य कि होना चाहिए। आप एक उदाहरण दीजिए जिसमें आपने ईमानदारी का परिचय दिया था। जी सर, मैं अपने वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड उदाहरण देना चाहूंगा सर। एक बार मैं ड्यूटी पे ही था, और वहाँ पे अभी भी फेलियर चल रहा है उस गेट का, जो मैंने अभी डिस्कनेक्शन की बात कर रहा था। तो जब कोई ऑपरेटिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता सही ढंग से, तो उसको फेलियर उसका नोट कराया जाता है, और उससे काम नहीं लिया जाता है, फिर पेपर वर्क होता है और प्रॉपर अथॉरिटी पे गाड़ियां चलाई जाती हैं। लेकिन सर वहाँ पे शुरू में तो मेरे साथ भी हुआ कि बोला गया कि जैसे चल रहा है चलने दो, वैसे ही चलता है। लेकिन सर इसमें हम भी रिस्क में थे और ट्रेनों की सिक्योरिटी भी रिस्क में थी, तो शुरू में तो मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं बोल नहीं पाया। लेकिन बाद में सर मैंने इस इश्यू को हाईलाइट किया और प्रॉपर डायरी मेंटेन की अपने अधिकारियों, मतलब हमारे सर के न चाहने के बावजूद भी। और उनके ऊपर जो सर है सर, मैंने उसको रिपोर्ट की थी, तो इस सर ये मुझे अच्छा लगा था। ओके। मैं चाहता था उसको सर छिपा भी सकता। अच्छा, ये आपके आप जिस जगह पे काम करते हो वहां पे आप ही जूनियर मोस्ट हैं या फिर आपसे भी जूनियर कोई लोग हैं? नहीं सर, ये हम लोग लेवल 1 में आते हैं, ओके। तो हमारे डिपार्टमेंट तो सबसे junior हम ही लोग। ओके ठीक है। आप आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप जी सर। मुझे 1857 की का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद भारत के प्रशासन में क्या क्या बदलाव आए थे? जी सर, 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासन में 2-3 बदलाव आए थे। पहले भारतीयों की भागीदारी को थोड़ा बहुत जो गवर्नर जनरल की परिषद, वायसराय की परिषद थी, उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि किया गया था। दूसरा जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें अ, भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया गया था, ताकि आने वाले ऐसे विद्रोह को रोका जा सके। तीसरा, अंग्रेजों ने अब डायरेक्ट अपने प्रशासन चलाने के क्रम में जो सीधे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, उनसे वो दूरी बनाने लगे सर, और फुट डालो और राज करो की नीति पे चलने लगे सर। अच्छा, ये ये सब इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो उस एमएसपी जानते हैं? जी सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम ओके। ये समर्थन जो मूल्य। तीनों फार्म लॉज के बारे में जानते हैं, जो फार्म लॉज सरकार बाद में रिपील कर ली थी? सर उस टाइम पता था सर, अभी थोड़ा भूल गए हैं, उसमें थोड़ा बहुत हमें जहाँ तक याद कर पा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में
प्राइवेट सेक्टर के जो अनुबंध आधारित कार्य थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सरकार प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही थी, जिसके खिलाफ किसानों का गुस्सा था। और एमएसपी को लेके सर कुछ अच्छा, इशू था। तो अगर अभी आपसे पूछा जाए, आप फार्म लॉज के सपोर्ट में हैं या फिर अगेंस्ट हैं? सर अभी प्रॉपर मुझे प्रोविजंस नहीं पता है, तो मैं इसके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सर। ओके, ठीक है। आज जल जीवन हरियाली दिवस है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स बिहार गवर्नमेंट लिए हैं, बता सकते हैं? जी सर, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पहले तो 7 निश्चय में योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा लाई गई थी, उसमें हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की कोशिश की गई थी। सब्सिडाइज रेट पे सर उर्वरक प्रोवाइड कराया जाता है। किसानों के लिए उच्च क्वालिटी के बीज जो ब्लॉकों में होती हैं, ब्लॉकों के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके बाद मृदा सॉइल सॉइल कार्ड के जरिए मिट्टी की उर्वरता चेक की जाती है सर, ताकि किसानों आपका को। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहला पोस्ट प्रेफरेंस मेरा बिहार प्रशासनिक सेवा सेवा है, और दूसरा है बिहार पुलिस सेवा, तीसरा बिहार एजुकेशन सर्विस। अच्छा, अ, हम तो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं इसके लिए, परंतु यदि आप में एक कोई कमी हो जिसके कारण आप अपने आप को सेलेक्ट नहीं करना चाहें, तो वो क्या होगा? सर अभी तो मेरे अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आपको अगर कुछ लग रहा हो तो मैं चाहूंगा कि आप फीडबैक बताएं और मैं उसको दूर करूं। एक कमी सर मुझे जो दी है कि थोड़ा ज्यादा बोलना सर, कभी ठीक। कभी मैं ज्यादा बोल जाता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अ, ठीक है। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। नेक्स्ट, अमन अनुराग, आप आ जाइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग अमन, कैसे हैं? ठीक है सर। कहाँ से जुड़ रहे हैं? सर आज पटना से जुड़ रहा हूँ। ओके, सब आ गए हैं पटना। आपका ये इसी फर्स्ट फेज में ही हो जाएगा इंटरव्यू? जी सर, 25 फरवरी का सेकेंड हाफ। ओके ओके, 25 फरवरी। यस सर। अच्छा, मतलब टाइम है। ओके, सर सर ठीक है। आप बिना अपना नाम बताए हुए एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सर मैं मूलतः पटना प्रखंड बख्तियारपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 2016 में डीपीएस रांची से 12th किया। उसके तत्पश्चात 2021 में मैंने अपना स्नातक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर से किया। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर, और मेरी हॉबी हाई इंटेंसिटी एंड इंटरवल ट्रेनिंग। अच्छा, ये भुवनेश्वर और पटना में आपको क्या समानताएं और क्या अंतर दिखा? सर समानताएं में मुझे रोड का जो जाल नेटवर्क है सर, जो फ्लाईओवर्स का बिछाव पटना में है, वो भुवनेश्वर में भी कई हद तक समानांतर है। और डिफरेंसेस में देखा जाए तो वो भुवनेश्वर सर एक स्मार्ट सिटी प्लानिंग के तहत बनाया गया है। और वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो ज्यादा मुझे चकाचौंध ज्यादा अच्छी लगी सर भुवनेश्वर की। अच्छा, अ, वहाँ का भुवनेश्वर का कोई मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्लोगन या इनिशिएटिव जो आपको पता हो? सर स्लोगन इनिशिएटिव तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक 5T गवर्नेंस चलता है सर, ट्रांसपेरेंसी, पूरा तो याद नहीं। 5T गवर्नेंस मॉडल एक बोला जाता है सर, अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है। उड़ीसा और बिहार में अगर कंपेयर करें तो आपके हिसाब से कौन अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे बेहतर परफॉर्म कर रहा है? सर अगर नीति आयोग की बात करें तो बेशक सर उड़ीसा बेहतर कर रहा है सर, डेटा वाइज। और ऐसे देखा जाए तो सर बिहार भी अपने मतलब क्षेत्र में सर अच्छा विकास कर रहा है। लिटरेसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिहार भी पीछे नहीं है सर इस मामले में। ओके, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहला में बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा में बिहार पुलिस सेवा, तीसरा में बिहार रजिस्ट्रेशन सेवा, चौथा में सर बिहार वित्त सेवा, पांचवा में बिहार शिक्षा सेवा। अच्छा,
बिहार पुलिस सर्विस का आप हायरार्की बता दीजिए। सर ये सबसे नीचे सर हवलदार से चालू होता है सर। हवलदार, सिपाही, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी। ओके। आपका सब्जेक्ट जो है, आपका ग्रेजुएशन वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है। जी सर। क्या अंतर होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में? सर इलेक्ट्रिकल बेसिकली पावर जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल चीज़ों का होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली सर जो डिवाइसेस होते हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटिंग, ये सब में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का होता है। अच्छा, ये पावर सिस्टम डिजाइन को अगर इम्प्रूव करना हो तो क्या टेक्निक का यूज किया जाता है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ अच्छा, को। इम्पिडेंस डायग्राम जानते हैं? क्या होता है इम्पिडेंस सर डायग्राम? सर रिएक्टिव और अपेरेंट पावर होता है, बट सर क्लियरली मैं नहीं बता पाऊंगा। सॉरी। लोड फ्लो स्टडी क्या होता है? सॉरी सर ये। अच्छा, लगता है आपके इलेक्ट्रिकल थोड़ा दिन हो गया आपको पढ़े हुए, सर ऐसा है? कह सकते हैं सर, मेरे मेरे दुर्भाग्य भी कि मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, इसे मैं वापस जाके देखूंगा सर। ओके। इंडक्टर क्या होता है? सर इंडक्टर चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होता है। अच्छा, कोई एग्जांपल बता दीजिए। इंडक्टर ठीक है, कोई बात नहीं है। डायोड क्या होता है? सर वो सिंगल डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है सर। कैसे? वो यूनिट मतलब एक ही तरफ कैसे फ्लो करने में मदद करता है? सॉरी सर, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। डायोड का पावर रेटिंग क्या होता है? सर गेस ले सकता हूँ इसमें। ठीक है। सर किलो वोल्ट है सर। ओके। रिपीटर क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। एम्पलीफायर जानते हैं? एम्पलीफायर क्या होता है? सर सिग्नल्स को एक अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करने के लिए एक एम्पलीफायर यूज करते हैं, बेसिकली उसका पाथवे डिसाइड करने के लिए। ओके ओके, ठीक है। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। जी सर। आप बता सकते हैं कि भारत में अभी कितने जिले हैं और कितने गांव हैं? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। बिल्कुल, कोई गैस नहीं। सर जिले एक अनुमान लगाए तो सर शायद 500 आसपास है सर। अच्छा, ठीक है। ये समर सॉल्स्टिस और विंटर विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है? समर सॉल्स्टिस सर जब पृथ्वी की जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है सर, जब वो हीट सन की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहती है, और ये जनरली अपर हेमिस्फेयर में 21 जून को देखा जाता है सर। वहीं विंटर सॉल्स्टिस सदर्न में सर 21 दिसंबर को देखा जाता है सर। अच्छा, ये समर और विंटर इक्विनॉक्स कब कब होता है? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? सर अर्थ के मूवमेंट से जो विंड से जो इफेक्ट पड़ता है अपोजिंग डायरेक्शन में, उसको सर कोरियलिस बोलते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण किस दिशा में हवा का डायरेक्शन बदलता है? सर नॉर्थ में राइट, साउथ में लेफ्ट। ओके। आप मुझे अ, बिहार के 5 नदियों के नाम बता दीजिए। सर अगर उत्तर बिहार देखें तो सर घाघरा, गंडक, बागमती, सोन, कोसी। ओके। आप इन नदियों में कौन सी नदी जो है वो सदानीरा और कौन सी सदानीरा नहीं है, मतलब पेरेनियल और नॉन पेरेनियल? सर पेरेनियल में से कोसी याद कर पा रहा हूँ सर अभी। बाकी? सॉरी सर, मैं इस पे नहीं क्लियर ओके, होगा। ठीक है। आपकी हॉबी है हाई इंटेंसिटी एंड इंटरवल ट्रेनिंग, क्या ये जिम से रिलेटेड है? सर इसको मैं पार्क में प्रैक्टिस करता हूँ, जिम में भी कर सकते हैं सर। अच्छा, पार्क में ही करते हैं? जी सर। तो क्या करते हैं इसमें, ये मतलब थोड़ा सुनने में
नया लग रहा है, कुछ बताइए इसके बारे में। सर इसमें 10 मिनट का एक शॉर्ट एक्सरसाइज होता है जो इंटेंसिटी के साथ किया जाता है, नॉर्मल पेस से अधिक। फिर 5 मिनट का विराम लिया जाता है, फिर 10 मिनट को वही सेट दोहराई जाती है। ऐसे हम एक पैटर्न बनाते हैं, 10 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट रेस्ट। एक पैटर्न में जाता है सर। ओके, ठीक है। आप आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपने बता दिया है। अगर बिहार के सामने, बिहार क्या क्या चुनौतियां, अगर आपको 5 चुनौतियां बतानी हो तो। सबसे पहले सर बेरोजगारी एक मुख्य समस्या रहेगी सर। और सर दूसरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है, हर साल जो बिहार बाढ़ ग्रसित रहता है। तीसरा सर एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है बिहार में सर। चौथा में सर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और पांचवा में सर भूमि विवाद। ओके, अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? सर वंदे मातरम। किनकी रचना है या फिर कहाँ से इंस्पायर्ड है? सर आनंद मठ से। ओके, ठीक है। राष्ट्रगान में कितनी बार जय आता है? आप समय लेके बता सकते हैं, काउंट करके। सर चार। अच्छा, ठीक है। वेनेजुएला का आपने झंडा देखा है क्या? सर कुछ हद तक रिकॉल कर सकता हूँ। अच्छा, डिस्क्राइब कीजिए। सर 3 पट्टियां हैं शायद सर, रेड ब्लैक और येलो है शायद सर। और एक स्टार ऐसे फॉर्मेशन होता है सर। कितने स्टार्स हैं? सर अगर गेस कर पाऊँ तो सर 5 है शायद। ओके, देख लीजिएगा। सर ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओपन है, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो। सर मैं करेक्शन करूंगा सर, इनके जो हिराकी बताए थे उसमें कौन सा? सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल। जब ये सर के ओके। द्वारा हिराकी पूछा गया था पुलिस विभाग का, हम्म। तो सर सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल या हवलदार बोला जाता है। ओके। थैंक यू प्रोफेसर। कुछ सवाल ये पूछना उल्टा बता चाहेंगे? दिए थे बस। हेलो अमन जी, जी जी। ये बताइए अभी भारत सरकार कौन कौन से डैम बनाना चाह रहे हैं चिनाब पे? हाँ सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को। ओके, कोई नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 के आसपास हुआ था जहाँ तक मेरी उम्र रहता हूँ। ठीक है, बिहार में कितने रैमसर साइट है? 4 है जहाँ तक शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। नाम बता सकते हैं, बेहतर नागी रहेगा। नक्की। जी। जी। नागी नक्की हो गया सर, कांवर झील हो गया। जी, और अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। बिहार में जो फ्लड आ रहे हैं, आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो बताइए इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके नज़र में? सर बिहार में फ्लड के जो सॉल्यूशंस इस निम्न प्रकार है सर। नेपाल से तो एक सुदृढ़ ट्रीटी की जाए, जो वो बांध से पानी छोड़ता है उसको एक डैम्स बनाए जाए भारत के सहयोग से नेपाल के ही अंतर्गत। फिर सर अच्छे इम्बैंकमेंट्स प्रॉपर रिवर चैनल्स के पास में। और जो हमने पेड़ उखाड़ दिए विकास के चलते, जो उस टाइम के जरूरी भी थे, उसको एफोरेस्टेशन के तहत फिर से लगाया जाए। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लाया जाए जिससे इवैक्यूएशन आसान हो पाए आसपास के जगह में सर। और सर डिसिल्टेशन का एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो नदी जिसके कारण बाढ़ अपना कोर्स चेंज करती है, तो ये मैं कहना चाहूंगा सर। ये डेवलपमेंट के दौरान जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार का कोई नियम, कोई याद आ रहा है? तो कैंपा फंड सर। अच्छा हाँ, जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर मेरे तरफ से। थैंक यू। ओके, आप अमन, आप बता सकते हैं क्या कि फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर होता है, ध्वजारोहण और झंडा फहराने में? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, 26 जनवरी और 15 अगस्त में ये डिफरेंस क्रिएट होता है सर।
जिसमें एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति कर रहे होते हैं सर। नहीं, इस वो तो बार ठीक इस है, लेकिन सर प्रधानमंत्री क्या कर रहे होते हैं और राष्ट्रपति जी क्या कर रहे होते हैं? सॉरी सर, ओके, क्लियरली नहीं बता। ठीक है। हिंदी कैलेंडर के सारे महीने आप बता सकते हैं? पहला महीना कौन सा सर होता है? सॉरी सर, इसके अभी अभी जानकारी। भारत का ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है? सर विक्रम है शायद सर। शक संवत का नाम सुने? सर सॉरी, साक्ष्य yes। अभी शक संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? अच्छा, ठीक है। बिहार के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 5 स्कीम बताइए। सर एक जैविक कॉरिडोर है सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अ, अ, सर सात निश्चय योजना में भी जोड़ी गई थी सर। फिर सर हर खेत हर बूंद को पानी सर एक, और एक सर बस सर इतना याद कर पाऊँ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। सोनू, आप क्या फील किए इंटरव्यू के टाइम पे, कुछ बताना चाहेंगे? बाकी भी आप लोगों से भी पूछूंगा मैं, सोनू के बाद सीमा, अमन और राकेश जी से भी। ये सर ये काफ़ी अच्छा था। इसमें मेरी कुछ कमियां नज़र आई, जैसे कि क्वेश्चन एक दो नहीं समझ पाया, और दूसरा गलत अटेम्प्ट ले लिया, जैसे आप कंक्रीट के बारे में पूछे थे। नॉर्मली हाउस में होता है, बट इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एज ए सिविल इंजीनियरिंग ये डिक्रीज होता है ये सब। और सर आर्टिकुलेशन में पूछना था, ये क्या मेरा आर्टिकुलेशन सही था? आज का मुझे पर्सनली बेहतर लगा, मतलब जितना आप घबराते थे मतलब पहले, उस हिसाब से तो मुझे आपका आज का प्रेजेंटेशन बेहतर लगा। और सिविल इंजीनियरिंग के सवाल भी आपने ठीक से ही आंसर किया है, ठीक है। बाकी आई थिंक इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। सर ये एक्सप्रेशन शुरू में डर वाला, जैसे आज भी हम महसूस किए कि जब इंटरव्यू शुरू हुआ। वो देखिए, इसमें एक साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल होता है, जिसमें कि हमें खुद को पहले लगता है कि हमें डर लग रहा है, और हमें लगता है कि हमारे चेहरे पे वो दिख रहा है और सामने वाले को पता चल चुका है, ठीक है। पर वो पता चलने में थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक लैग होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपको डर महसूस हो, तो ये सोचिए कि अभी तक ये डर सामने वाले को पता चला नहीं है, ठीक है। तो वो एक गैप होता है, पर हमें लगता है कि सामने वाले को पता चल चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए वहां पे एक मोमेंट रहता है, जिस मोमेंट पे आपको ये सोचना है कि अभी तक उनको पता नहीं चला, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप रिट्रीट कर लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा अब उनको पता चल चुका है तो अब हम और घबराएंगे, अगर आप इस तरीके से समझना चाह रहे हैं तो, ठीक है। ये साइकोलॉजी में एक इसके लिए शायद एक टर्म भी होता है, मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पर उसका जिस्ट यही होता है कि हमें लगता है कि हमारी भावना जो है हमारे चेहरे के माध्यम से सामने वाले तक पहुंच चुकी है। ये हमें पहले एहसास हो जाता है, पर वो सामने वाले तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस बात की अवेयरनेस है तो, ठीक। थैंक यू। अमन, नहीं, सीमा, सीमा आप सेकंड आपका हुआ था, सीमा। सीमा आप मुझे हैं? भी थोड़ा, हाँ सर, काफी अच्छा था सेशन, पता चली जिसमें एक डर की वजह से कुछ क्वेश्चन का गलत आंसर भी हो गया। और हम्म। फिर सर एक और प्रॉब्लम है, एक डाउट भी है सर। हाँ, पूछिए। सर जैसे कि जब हम मेंस का फॉर्म फिलअप किए थे तो मिस्टेक से, हाँ, लेवल 7 का हो गया था। और ये डाउट हम पूछना चाह रहे थे कि इसका हमें कैसे नहीं, रिप्लाई आप करना चाहिए। बिल्कुल एकदम बोल दीजिए मिस्टेक हुआ था। और आप किस गांव से या फिर किस जगह से आप बिलोंग करती हैं? सर मैं सिवान जिला से बिलोंग करती हूँ, जीरादेई से। अच्छा, जीरादेई। ओके। राजेंद्र प्रसाद जी हाँ हाँ, का, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद देश जी की रत्न जन्म। राजेंद्र प्रसाद जी। हाँ, तो बहुत फेमस जगह है। आप मेंशन कीजिएगा कि अगर चाहें तो कि सुदूर इलाके से थे और इनको वो मिस्टेक से ही जो साइबर
सेल साइबर होता है ना कैफे, तो वहां पे हाँ हाँ ही सर, दिया गया साइबर था, कैफे और पे। हाँ उसमें मिस्टेक हो गई। और बाद में मुझे बोला गया कि ये चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। पर अभी तो उससे क्या है कि जब आप ऑनेस्ट मिस्टेक ये कर लेंगी, एडमिट कर लेंगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो अच्छे मार्क्स दें, ताकि आपको मतलब बिहार एजुकेशन सर्विस की तरफ वो खींच पाए, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए फिर आप और मेहनत कीजिए, ओके। और ठीक है सर। हाँ, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा लेबर कोड, चारों लेबर कोड, ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो फिर उनका ड्यूटी है कि प्रेफरेंस के बारे में पूछना जो भी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत एलईओ के बारे में और ये सब और आरडीओ सेकंड प्रेफरेंस जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ये हाँ मिस्टेक, अगर एक बार आप एडमिट भी कर ले, तो भी सेकंड वाला जो आरडीओ है वो बहुत अच्छा पोस्ट है, तो इसीलिए लेवल 7 का है, बट वो अपने ब्लॉक में डीएम से कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, मतलब हाँ आरडीओ का फंक्शंस, आरडीओ के बारे में अगर आपको आरडीओ बना दिया जाए तो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे, तो अप्रोचेबिलिटी बढ़ाना, स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में डेवलपमेंटल रोल जो रहता है वो सारा आरडीओ का काम रहता है। तो जी सर। उसको आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, लेकिन एक और चीज है कि जैसे जानकारी होते हुए भी बीच में भूल जाना, डर ऐसा वो महसूस हो रहा है। वो तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। मुझे आपका इंटरव्यू आज अच्छा लगा, क्योंकि आपने मतलब उतना भी आप घबरा नहीं रही थी, अच्छे से आप आंसर कर रही थी, ठीक है। आपकी वॉइस में क्लैरिटी है, तो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप बिना कंफ्यूज हुए हुए अगर आप आंसर देंगी, तो जरूर इंटरव्यू बोर्ड आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। राकेश, राकेश जी। अमन, आप बताइए क्या फील किया आज। सर, तो पहले तो मुझे कंसेप्ट ब्रश अप करने की जरूरत है इलेक्ट्रिकल और ज्योग्राफी में सर। हम्म। और ऐसा लग रहा था कि सॉरी बोलने के लिए कूद रहा हूँ मैं सर, कि बस एक बार पूछ लीजिए मैं सॉरी बोल दूँ। मतलब मुझे लगा कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2 सेकंड का मुझे ट्राई देना चाहिए, एटलीस्ट दिखाना चाहिए कि मैं ट्राई करूंगा फिर सॉरी। क्योंकि बिल्कुल, ये डिलीवरी बहुत ऑफ इंपॉर्टेंट मैसेज, है। जी जी सर, डिलीवरी ऑफ मैसेज बहुत फास्ट लगा मुझे सर, कि मैं 1 मिनट में ज्यादा शब्द बोल देता हूँ आई गेस। अगर आप कुछ बोलना चाहें इस पे सर तो नहीं, बाकी। इसमें मुझे तो यही कहना है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो कि बहुत फास्ट बोलते हैं, पर उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर आप अगर आप यूनिफॉर्मली फास्ट बोलते हैं, ठीक है, हम्म, तो सर। फिर आपको वो ट्रेट के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। न कि इसमें न कि इस तरीके से कि इतना स्लो तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ऑनेस्टी दिख रही थी क्या, मतलब आंसर देते हुए मेरे में, मतलब कुछ वैसा फ्लॉ नजर आया क्या कि कैंडिडेट ऑनेस्ट है या नहीं? नहीं, आपका आपके चेहरे पे स्माइल रहती थी जब आप आंसर देते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी का एक एस्पेक्ट ही है। और ठीक है, मतलब और जहाँ पे आपको नहीं आ रहा था वहाँ पे आप सॉरी बोल रहे थे, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस जो भी थे, तो इसीलिए ठीक है। ओवरऑल मतलब आप ज्योग्राफी वगैरह को ब्रश अप कर लीजिए, और ठीक है। आपका जो पर्सनैलिटी या फिर प्रेजेंस है वो ठीक है। बस यहाँ पर है कॉन्फिडेंस। कि थोड़ा बहुत जो इंजीनियर्स जो टिपिकल गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ नहीं कीजिएगा। जैसे कि अ, अगर आपसे ब्रांच का नाम पूछे या ये, तो फिर उसमें आप कॉलेज का नाम उसमें ऐड कर देना, इस टाइप का। मतलब तो फिर वो बोलते हैं कि आपसे अभी कॉलेज का तो नाम पूछे ही नहीं, ठीक है। सर 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 उस टाइप की सर, ये गलती। वाली। हाँ, सर। फिर उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ी गलती इंजीनियर्स करते हैं कि वो एज्यूम करके जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में कि हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर चले जाएंगे तो इतना हमें एक्सपोजर है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। तो वो एक सर। थोड़ा सा रहता है, बट उनको मेंस क्वालिफाई करने के बाद उनको सभी में से एक एडमिनिस्ट्रेटर को चुन लेना है, क्योंकि लगभग सभी चला लेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को। सर। तो इसीलिए उन वो ऐसे लोगों को चुन लेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बने रहेंगे, टिके रहेंगे। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है बिहार लेवल पे इंजीनियर्स को हायर करने का। तो इसीलिए वहां पे आपको फिर
क्यों आप सर्विस में आना चाहते हैं या फिर ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें आपको जोड़ना चाहिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पास्ट से, कि आप कब से इंटरेस्टेड थे इसमें, ताकि वो आप में भाव झलके कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जो इंजीनियर से गलती होती है, वो सेल्फ एंटाइटलमेंट वाली जो फीलिंग रहती है कि हमें तो आप सेलेक्ट कर ही लीजिए, वो वाला बेसिकली आपको। घमंड नहीं करना सर हाँ, सर बिल्कुल बिल्कुल। घमंड नहीं करने का एक दूसरा तरीका होता है कि आप उनको ये विश्वास दिलाएं कि ये मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था और इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। ठीक है, और अगर आपका कोई पुराना कोई अनुभव है, या फिर आपके कोई एल्डर है घर में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, या फिर किसी से इंस्पायर हुए हैं, या फिर बचपन में ही अगर सोचे थे, तो वो सब चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, ताकि उनको दिखे कि इंजीनियरिंग जो है वो उसका एक क्वालिटी है, एंटाइटलमेंट नहीं है वो वाला बस। एक जो थिन रहता है, बाकी आपका ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस कैसा था सर? हाँ, इसीलिए तो ये जो मैंने बाकी आपको सारी बातें बताई, ताकि आप उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम्बली कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, ह्यूमिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस। और सर एक था कि सॉरी जब बोलता हूँ सर तो उसमें मतलब थोड़ा वैसे दिखाना है, मतलब आज मेरा पहला मॉक दिया सर मैंने कोचिंग में, तो उन्होंने बोला आप सॉरी बोलते हो तो एरोगेंट दिखते हो, मतलब कि आप कोई डिसइंटरेस्टेड हो, तो सॉरी बोलने का तरीका क्या होता है सर? मतलब हंस के बोलना है या फिर थोड़ा झुक जाना है ऐसे बोलते टाइम? मतलब वही जो आपने बोला कि अभी कूद जो बोल जाना, रहा था सही था सर। फास्ट नहीं बोलना है। बेसिकली इंजीनियर्स, वो इंजीनियरिंग के कारण भी आता है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है, पता है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन उस वहां पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो वो ये, रैपिड फायर ही हो जाता है मेरा हर जगह सर, आपके साथ भी हाँ वही हो गया था, सॉरी हाँ, कहते लेकिन कहते। वही है, ठीक है। वो क्योंकि फास्ट डिसीजन मेकिंग रहता है पहले से, तो उसको अभी आपको थोड़ा सा मौक में आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सुनने के बाद थोड़ा सा पॉज लीजिए। ठीक है, सर और मतलब वैसा हो तो फिर आप मुझे दो तीन वीडियोस बना के, ठीक है, हाँ सर ये कर आपके सकते हैं। मिरर प्रैक्टिस करके या फिर किसी से, वो लगातार कीजिए, जिसमें कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिसमें कि आपको सॉरी बोलना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो सर बहुत जरूरी है। ये आपका पॉजिटिव है कि आपको आउटसाइड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आउटसाइड दिस इंटरव्यू जो रहेगा, उसमें आपके लिए पॉजिटिव है कि आप बहुत फास्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो स्लो डाउन करना होगा, क्वेश्चन सुनना होगा, थोड़ा सा वेट करके फिर सॉरी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। मतलब ये अच्छी बात है कि आपको फर्स्ट मॉक से ही इस बात पे टोक दिया गया है। ठीक है। और सर एक लिमिट होता है क्या कि सर मैं क्या गेस ले सकता हूँ कि एक ये फ्री हैंड एक दो ही क्वेश्चंस में लेना है या फिर जब मौका मिले तब लेना है? नहीं नहीं, लिमिट में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब यूपीएससी में थोड़ा गेस वाला जो है कल्चर है, थोड़ा ज़्यादा चलता है। यहाँ पे उल्टा वो लोग आपको ट्रैप करेंगे, स्पेशली बहुत ज़्यादा कि अ, और बाद में फिर कंक्लूड करेंगे कि जो बंदा है वो बहुत ज्यादा गेस लेने पर इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो थोड़ा सा, क्वेश्चन। हाँ, एक दो क्वेश्चन में ले लीजिए। अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपको दो ऑप्शन देते हैं उसमें से चुनिए, ठीक है, तो भी अगर आपको लगता है कि नहीं आता है, तो वहाँ पे आप डिनाई कर दीजिए कि सॉरी सर, मैं मतलब अटेम्प्ट नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब ये वहां पे आप देख लीजिएगा। जैसे आपको वो बोले कि ठीक है, एक सिनेरियो दिए, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन, आप इंजीनियर हैं बट ज्योग्राफी ऑप्शन है, फिर भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे कि ये फलाना कौन सा रूलर का था, आप बोलेगा सॉरी सर, तो फिर बोले अच्छा ठीक है, हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, फिर चूज कीजिए। तब भी अगर आपको वहां पे लग रहा हो कि अभी भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि आपने पहले ही सॉरी सर बोल चुके हैं, लेकिन अब वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तब आप अटेम्प्ट कर लिए, तो आप पहले वाले स्टैंड से चेंज कर लिए। ठीक है, अच्छा हाँ सर। तो उस कंडीशंस में गैस नहीं करना है। ठीक है। और सर जैसे क्वेश्चन अभी जैसे इस परिप्रेक्ष्य में सर कि आप इस स्थिति में रशिया के साथ जाना चाहोगे या यूएसए, आपको कोई एक चुनना ही चुनना है, आप किस तरफ मुड़ना चाहोगे अभी के भारत परिप्रेक्ष्य में? तो इसमें हम बच सकते हैं, अगर नहीं मत मुझे बोलना नहीं है तो सही पॉजिटिव जाता है सर कि मैं इस पे अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ सर, सॉरी, या फिर स्टैंड ले लूँ सर वहां पे, या फिर बीच का रास्ता ले लूँ कि सर भारत हमेशा से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में रहा और वो अपना रास्ता खुद, मतलब वसुधैव कुटुंबकम वाला स्टैंड रख के वैसे, या फिर कोई स्टैंड लेना ही पड़ेगा अगर सामने वाले सर ने बोला है तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म,
मुझे ऐसा नहीं फील हुआ सर कि कहीं डिसरेस्पेक्ट ना लगे कि मैंने स्टैंड लेने बोला, तुम फिर से बीच में जा रहे नहीं, हो। ठीक है, आप स्टैंड ले लीजिएगा। मतलब उसमें मुझे लगता है कि फिर वहां पे स्टैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंड का जस्टिफिकेशन होगा। अगर वो दो तरीके से इंटरव्यू एंड होता है, ठीक है। एक होता है जिसमें कि आपको स्टैंड लेने के लिए बोलेंगे और आपने स्टैंड जैसे लिया बोलेंगे इंटरव्यू ओवर हो गया, ठीक है, ताकि आपको वो एकदम लिम्बो में छोड़ दे कि सोचते रहो क्या तुम्हारे साथ हुआ, ठीक है। दूसरा होता है कि अच्छा। जस्टिफाई करने के लिए बोल देते हैं। तब फिर जस्टिफिकेशन में फिर आप जो भी रशिया के क्वालिटीज हैं वो आप बता के आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। और नहीं तो काउंटर इंट्यूटिव भी जा सकते हैं कि यूएस के ही अच्छा। साथ हो जाइए, अच्छा। ठीक है। मैं तो इसमें सर बीच का ही सोच पा रहा था कि इसी में स्टैंड चेंज नहीं करूंगा, कि सर दोनों की आवश्यकता है, अपनी अपनी जरूरतें सर, वैसे ओके, करके सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। राकेश, आप जुड़े हुए हैं? जी सर। हाँ राकेश, आपको कैसा फील हुआ? सर इससे पहले मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन ही। सर उसमें तो मैं ब्लैंक हो गया था। बोल तो रहा था लेकिन मेरे बोलने में टूट ज्यादा आ रही थी, एकदम रुक रुक के बोल रहा था। उसके बाद चेहरा मेरा एकदम सीरियस बना हुआ था घबराहट की वजह से। हम्म। जबकि उस टाइम मुझे क्वेश्चन की जानकारी ज्यादा थी, और आज वाले मौके में मुझे क्वेश्चन की जानकारी कम थी, लेकिन मुझे लगा कि आज थोड़ा लाइट में फील कर रहा हाँ बिल्कुल, वो आपके चेहरे पे दिख रहा था। आज आप मुस्कुरा भी रहे थे। और आई थिंक ठीक है आपका भी। कोई मुझे अभी आपने बहुत ही रेलवे वगैरह का तो पॉइंट्समैन वाली चीज़ें बहुत ही फ्लो में बोलने का प्रयास किया। कई बार तो इंटरव्यू को भी बहुत नहीं आइडिया होता है, बट ठीक है, वो लगता है कि आप अगर फ्लो में बोल रहे हैं तो थोड़ा ठीक ही बोल रहे होंगे। एक अंदाज रहता है कि कहाँ पे गलत बोल रहे होंगे। तो ठीक है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। सर। और कुछ कमियां जो आपको दिखी हो सर बता दीजिए, जो सुधार करना चाहिए मुझे। नहीं, मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा आप नॉलेज के स्तर पे ही थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा। मतलब इकोनॉमिक्स और जो आपका ये सब है बच्चों के साथ ये करना, तो इन्हीं सब पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। बाकी मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है। और वहाँ से फिर आप मूव करना चाहते हैं उसके, अगर आप अच्छे से ये दे देते हैं, जस्टिफिकेशन दे देते हैं, तो फिर अच्छा रहता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे एक दिख भी रहा है कि आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपना सैलरी और सारी चीज़ें, तो आप एकदम मतलब कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू अटेंड कीजिए। सर एक क्वेश्चन मेरा और था। सर हम्म। मैंने एक मॉक इंटरव्यू में जो आपस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक दो लोग, ओके। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आप किसी जिले के एसडीएम हैं, नहीं शिक्षा अधिकारी हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में है, अरे शिक्षा सेवा में। और स्कूल में ये एक मैटर आता है कि वहाँ पे सब सवर्ण के लड़के पढ़ते हैं, और वो मिड डे मील खाने से इनकार कर दे रहे हैं क्योंकि खाना बनाने वाली जो है वो एससी या एसटी कम्युनिटी से आती हैं, और वो खाने के लिए तैयार ही नहीं है एकदम। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो सर इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। मतलब बच्चे खाने के लिए तैयार नहीं है? जी सर। हाँ, तो उसमें तो यही चीज़ है कि आप परसुएट करेंगे बच्चों को, ठीक है। और ये उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। सर पेरेंट वाला मामला मैंने बोला था, लेकिन बोला कि बच्चे नहीं खा रहे तो उसमें पेरेंट्स क्या करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स तो वैसे ही वो पुराने सोच के होते हैं। नहीं तो आपको वहां पे बिल्कुल प्रो रहना है। मतलब कि आपको आप परसुएट करेंगे, आप खुद खाएंगे वहां पे, ठीक है। रोल मॉडलिंग बोला जाता है इसको। जी सर। पेरेंट्स से बात करना, खुद खाना, फिर उसके बाद उस सवाल करना सभी से कि आप हाइजीन और इन सब पे सवाल, इन सब का इश्यूज अगर आपका है तो वो हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। जी सर। तो ये सब बातों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और बाकी आप करंट अफेयर्स वगैरह भी जैसे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आज आर्टिकल्स वगैरह था तो थोड़ा बहुत ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है सर। यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल्स जो रहता है, यूएन चार्टर का, ठीक है।
3-4 दिन से सर हम ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं, कभी गाँव कभी इधर, तो हो नहीं पा रहा था। अब कल से करेंगे सर। ठीक 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 है। ठीक। सर ओ, एक डाउट पूछ सकते हैं सर, सॉरी। हाँ पूछो ना, पूछिए सोनी जी। सर जैसे ये वॉइस सर्विस में है, तो सर जैसे मेरा एक पर्सनल भी है, मैंने बचपन में देखा था एक वीडियो, साहब रोड जाम हुआ था एक्सीडेंट की वजह से, तो उनको कैसे हटाए थे। दूसरा, एक बगल में इंदिरा आवास उस समय तो जलती थी, तो उससे जो खुशी मिली, तो सर क्या मैं पर्सनल पहले बताऊं, उसके बाद सर डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजेस इम्पैक्ट, या फिर सर पहले डाइवर्सिफिकेशन ही बताऊं? नहीं नहीं, पहले पर्सन लेने से क्या होता है कि अगर आप पहले डाइवर्सिफिकेशन वगैरह वो बताते हैं, तो वो एक ही दो पर बोल देते हैं, ये तो सब बोल रहे हैं, तो आपको फिर उसके बाद वो डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आप पहले ही पर्सनल वाला बता देंगे तो फिर वो आप ट्रैक फ्लो में रहिएगा कि सर ये है ये है ये है, तो फिर अगर नहीं रोके तो फिर एटलीस्ट आपका वो पॉइंट वैलिड हो कन्वे हो गया। ठीक है। गया। और सर ये मेरा कम्युनिकेशन गैप लगा क्या सर आपको बीच में? नहीं नहीं, आज के इंटरव्यू में नहीं था। ठीक है। आप सेल्फ हेल्प, ये सर सेल्फ हेल्प बुक से और क्या मतलब ठीक है, या फिर और नहीं डीपली है, नॉट? ठीक है। आप ये एटॉमिक हैबिट्स वगैरह के बारे में बता रहे थे, फिर आपको मैंने इस पर व्हाट्सएप पर भी जो कुछ क्वेश्चन भेजे थे, ये उसके सर। अलावा ये शिव खेरा वगैरह का जो कोटेशन सब है, वो सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, तो मतलब ये सब कभी कोट उट करने में काम आ जाएगा। और ये सब चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम कोशिश कर रहे थे आपसे पूछने का कि आप क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सब, वो इनडायरेक्ट रूप से आपको हम हिंट भी कर रहे हैं कि इस लाइन पे अब आप अपने आंसर्स को फ्रेम कीजिएगा कि सर उसमें एक्सरसाइजेज होते हैं, टू डू लिस्ट होता है, या फिर ऐसे ऐसे सोचने का तरीका बताया हो रहता है। ठीक है, तो वो आपका एक एडिशनल पॉइंट बन गया आपके लिए। ठीक है। ये सर, ये और सर मेरा एक्सप्रेशन फेशियल तो ठीक था ना सर? हाँ आज ठीक था। जो आप फर्स्ट डे जब हमारा करंट अफेयर सेशन हुआ था, उस दिन के कंपैरिजन में आज काफी अच्छा था। ठीक है। और कोई कमियां सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं नहीं, मतलब आप प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए कमियां बहुत ज्यादा, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कमी का बात नहीं होता है। ठीक है। अ, आप खुद भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो मुझे भी दिख रहा है। ठीक है। जो बेसिक आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम, अगर आपको कोई क्वेश्चन नया आ ही गया, अब आप उसमें नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहां पे तो आर्टिकुलेशन इशू आएगा ही। ठीक है। बट जो आपका कोर एरिया है, जो क्वेश्चन आपको पहले पूछा जा चुका है, जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको आर्टिकुलेशन आता जाएगा, तो उससे फिर आपका सेफ्टी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब उतने क्वेश्चंस का या उतने सिनेरियोज में आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए फिर हम लोग सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हाँ थैंक गुड। यू सर। हाँ गुड नाइट। यू आर वेलकम। बाय।